एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो गाइस, आज के वीडियो में हम रिकॉर्ड करने वाले हैं हमारा कैपिटल गेन का चैप्टर का रिवीजन। एंड गाइस, आपको एक बात बताऊं, ये वीडियो मैं पहले पूरा रिकॉर्ड कर चुका था। लगभग 80 से 90 मिनट का वीडियो कुछ रिकॉर्ड हुआ था। बट जब मेरा रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुआ तो तब मुझे पता चला कि मैं म्यूट। ठीक है, तो मतलब मैं ये दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट। तो गाइस, प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मैं पूरा डिटेल में रिवीजन कराऊंगा। हार्डली 1.5 आवर्स में आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद 5 मास्टर क्वेश्चंस इसके जो है पूरे के पूरे अपन कवर करने वाले हैं, जिससे कि आपका पूरा का पूरा कैपिटल गेन सॉर्ट हो जाए। ठीक है गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन चालू करते हैं अपना आज का रिविजन। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई साहब, कैपिटल गेन क्या होता है? जब कभी भी सर आप अपना कोई कैपिटल एसेट जो है, ठीक है, कैपिटल एसेट अगर ट्रांसफर करते हो और ट्रांसफर करने के बाद आपको कोई क्या कहते हैं, कैपिटल एसेट ट्रांसफर करने के बाद जो आपको फायदा होता है वो होता है सर कैपिटल गेन। ठीक है, वो कैपिटल गेन जो होता है वो आपका टैक्सेबल कहाँ पे होता है सर? इनकम टैक्स में कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होता है एंड इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है सर, ये देखो, ये रहे अपने क्लास के नोट्स। जब कभी भी आप अपना कोई कैपिटल एसेट का ट्रांसफर करते हो तो या तो उस पर गेन होता है या लॉस होता है। गेन हुआ तो कैपिटल गेन, लॉस हुआ तो कैपिटल लॉस। सर क्या होता है कैपिटल एसेट, क्या होता है ट्रांसफर का मतलब, ठीक है, कैसे कंप्यूट किया जाता है गेन और लॉस, यही सारी चीज़ें अपन को बात करनी है और अपना पूरा बातों बातों में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई साहब, कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट का क्या मतलब होता है? चलो आ जाओ फटाफट से कैपिटल एसेट के मतलब पे आओ। कैपिटल एसेट का मतलब आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी हो, ठीक है, फिर चाहे वो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी से मेरा मतलब है कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, ठीक है, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे लिए कैपिटल एसेट होगी। सिक्योरिटीज़ की अगर बात करूँ तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वो लोग सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से जो कोई भी सिक्योरिटीज़ को इंडिया में होल्ड करते हैं, या फिर सर इन्वेस्टमेंट फंड्स स्पेसिफाइड अंडर 115 यू बी, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट फंड जिन्होंने इंडिया में सर कोई भी सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाया है एज पर द सेबी रेगुलेशंस और आईएफएससी रेगुलेशंस, तो वो सिक्योरिटीज़ जो होल्ड करी गई है बाय द इन्वेस्टमेंट फंड्स, राइट, वो भी आपके कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में आती है। सर सबसे इंपॉर्टेंट, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स? सर इसका मतलब होता है, एक होता है कि आपने किसी की पॉलिसी ले ली, इंश्योरेंस पॉलिसी, आप प्रीमियम देते हो और अगर आगे चल के कभी कुछ लफड़ा होता है तो आपको क्लेम का पैसा मिलता है, राइट। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है सर? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज में आप जो भी प्रीमियम पे करते हो उसका सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट होता है मार्केट में और बाकी का पैसा आपके क्लेम अमाउंट में इकट्ठा होते जाता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि इशू की जाती है ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2021, जहाँ पे आपने साल भर में अगर 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का प्रीमियम पे किया है और ऐसा पॉलिसी, ठीक है, विच इज़ नॉट एग्जेम्प्ट अंडर 1010D, ठीक है, वो वाली यूलिप्स जो होती है वो आपके कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में आती है। ये तो समझ लिया कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में क्या चीज़ आती है, ठीक है, क्या चीज़ नहीं आती। मेरे लिए अगर कोई भी इन्वेंट्री है, मेरे लिए जो रॉ मटेरियल पड़ा है बिजनेस का जो मैं आगे चल के बेचने वाला हूँ, वो मेरे लिए कैपिटल एसेट नहीं है, वो मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड होता है। पर्सनल नेचर का कोई भी आइटम, मूवेबल आइटम, पर्सनल यूज का कोई भी मूवेबल आइटम, जैसे कि अपैरल हो गए, मेरे कपड़े वगैरह हो गए, मेरे अपना फर्नीचर्स वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें मेरे कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में नहीं आती। लेकिन सर कुछ हाई वैल्यू आइटम्स होते हैं जो कि तगड़ा रिटर्न दे सकते हैं, जैसे कि ज्वेलरी हो गया, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस हो गए, राइट, पुराने पौराणिक चीज़ें, हिस्टोरिकल चीज़ें, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। महंगी महंगी पेंटिंग्स बिकती है, ठीक है, पुराने कोई ड्राइंग्स बिकते हैं, राइट, सॉरी, कोई वर्क ऑफ आर्ट बिकता है, कोई स्कल्पचर्स बिकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हाई वैल्यू आइटम्स होती है। तो इसको, इवन दो इट इज़ अ पर्सनल यूज का मूवेबल आइटम, बट फिर भी इसको कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में इंक्लूड किया है। तो ये एक्सक्लूजन का एक्सेप्शन हो गया एक तरीके से, राइट सर, ठीक है। उसके बाद आता है सर रूरल एग्रीकल्चर लैंड। अब व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर लैंड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड? अच्छा, रूरल एग्रीकल्चर लैंड को आप बोल रहे हो कि इट इज़ नॉट अ कैपिटल एसेट, तो क्या आपका मतलब ये है कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड विल बी अ कैपिटल एसेट? जी हाँ सर, हमारा मतलब वही है कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड आपका कैपिटल एसेट होगा, लेकिन रूरल एग्रीकल्चर लैंड आपका कैपिटल एसेट नहीं होगा। अब सवाल आता है रूरल एग्रीकल्चर लैंड का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे ज़रा ध्यान देना। रूरल एग्रीकल्चर लैंड का मतलब होता है कुछ इस तरीके से, ये देखो सर, यहाँ पे ये जो रेड सर्कल दिख रहा है, ठीक है, ये जो रेड सर्कल आपको दिख रहा है, इसके अंदर जो भी लैंड होगा वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड होगा, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ का पॉपुलेशन अप टू 10,000 का है।
अगर मैं बात करूँ कोई ऐसे एरिया की जहाँ का पॉपुलेशन जो है 10,000 से ज़्यादा बट अप टू लाख रुपए है, तो ऐसे में ये जो रेड एरिया है इसके अंदर का जो पॉपुलेशन है ना ये 10,000 से ज़्यादा बट अप टू लाख है। तो यहाँ का जो भी लैंड है रूरल एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर लैंड, और इसके बाहर इस एरिया के बाहर 2 किलोमीटर के रेडियस में जो भी एग्रीकल्चर लैंड है वो मेरा रूरल एग्रीकल्चर लैंड है। मतलब इस ग्रीन बॉर्डर के बाहर जो मेरी एग्रीकल्चर लैंड होगी दैट इज़ एन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, और वो मेरा कैपिटल एसेट होगा सर। सिमिलरली अगर मैं एक बात करूँ ऐसे एरिया की जहाँ का पॉपुलेशन लाख से ज़्यादा बट अप टू 10 लाख है, तो वो ये एरिया जो लाल पट्टे के अंदर है, लाल सर्कल के अंदर वो एरिया, और उसके बाहर 6 किलोमीटर के रेडियस तक जो भी एरिया, जो भी रूरल जो भी एग्रीकल्चर लैंड होगा वो मेरा रूरल एग्रीकल्चर लैंड होता है। मतलब ये ग्रीन बॉर्डर के बाहर का जो येलो लाइन दिख रहा है इट इज़ माई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। एंड लास्टली एक ऐसा एरिया जहाँ का पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, तो उस एरिया का एग्रीकल्चर लैंड, और उस एरिया के बाहर 8 किलोमीटर के रेडियस तक का जो एग्रीकल्चर लैंड है इट इज़ गोइंग टू बी रूरल एग्रीकल्चर लैंड, और बाहर का जो लैंड होगा वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होगा सर। अरे समझ में आया क्या भाई? ठीक है। उसके बाद अपन ने बोला कि गोल्ड बॉन्ड्स और अपने स्पेशल बेरर बॉन्ड्स। ठीक है, देखो गोल्ड बॉन्ड्स और कुछ स्पेशल बॉन्ड्स है जैसे स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स, राइट। यहाँ पे आप क्या करते हो, वेरियस गवर्नमेंट इशूड गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, आपको इसके बदले गोल्ड के बदले ब्याज मिलता है, ठीक है। तो ये आपका कैपिटल एसेट नहीं होता। स्पेशल बेरर बॉन्ड्स जो कि एलपीजी लिक्विड अपना लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे इशू किए गए थे, ये भी आपके कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में नहीं आते, ठीक है। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, अभी गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स क्या है, इट इज़ इशूड अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, ये भी सर आपके कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में नहीं आते। क्लियर है सर? तो इन सब चीज़ों से समझ में आता है कि क्या कैपिटल एसेट होता है और क्या कैपिटल एसेट नहीं होता, विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आ गया सर कब टैक्सेबिलिटी आती है, तो भाई साहब जिस साल में आपका ट्रांसफर हो रहा है कैपिटल एसेट उस साल में टैक्सेबिलिटी आती है। एंड टैक्सेबिलिटी निकालने के लिए जो एक्चुअल ट्रांसफर डेट होती है ना वो इंपॉर्टेंट होती है, ना कि अग्रीमेंट डेट। अग्रीमेंट डेट कोई काम की नहीं है बल्कि एक्चुअल ट्रांसफर डेट काम की होती है। ये जो 3 केसेस है सर, ये 3 केसेस इसको अपन आगे डील करने वाले हैं सेपरेटली 3 टॉपिक्स में, ठीक है। तो अभी आप आगे आ जाओ फटाफट। सर समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट। तो भाई साहब कैपिटल एसेट जो होते हैं ना वो ब्रॉडली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में मतलब क्या है सर, देखो अगर मैं बात करूँ कोई भी लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स की, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की, या फिर जीरो कूपन बॉन्ड्स की, जिसको आपने अप टू 12 महीने होल्ड करा है वो होता है शॉर्ट टर्म, और 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करा है तो वो होता है लॉन्ग टर्म। अगर मैं बात करूँ कोई भी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स की, लैंड एंड बिल्डिंग की, या कोई भी दूसरे कैपिटल एसेट की, ठीक है सर, तो वहाँ पे सर अगर आपने 24 महीने तक होल्ड करा है तो वो होगा शॉर्ट टर्म, बट 24 महीने से ज़्यादा होल्ड करते हो तो इट इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म कैपिटल। कुछ कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं, ठीक है। देखो कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा शॉर्ट टर्म होते हैं, यूनिट्स ऑफ अ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, ठीक है, मार्केट लिंक डिबेंचर्स या अनलिस्टेड बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, ठीक है, ये ऐसे कुछ चीज़ें होती है जो कि हमेशा शॉर्ट टर्म एसेट मानी जाती है। इक्विटी ओरिएंटेड फंड क्या होता है सर, इक्विटी ओरिएंटेड का फंड का मतलब एक ऐसा फंड जहाँ पे आप पैसा लगाते हो, ठीक है। ये देखो ये एक ऐसा फंड है, ठीक है, राइट, ये एक ऐसा फंड है जहाँ पे सर हमने पैसा इन्वेस्ट करा, ठीक है। अब ये जो फंड है ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड कब होगा, जब सर ये फंड अपने फंड के अंदर जितना भी पैसा पड़ा है डायरेक्टली उसको, ठीक है, मोर देन इक्वल टू 65% पैसा डोमेस्टिक इक्विटीज में लगाता हो। जिस फंड में आपने पैसा डाला है उस फंड में जितना भी पैसा है उसका मिनिमम 65% पैसा डोमेस्टिक इक्विटीज में लगता हो, या फिर सर इनडायरेक्टली बोलूँ तो ये जो फंड है ये किसी दूसरे फंड में पैसा डालता है, ऐसे फंड में पैसा डालता है, ठीक है, जहाँ पे सर मोर देन 90% ऑफ द टोटल पूल वैल्यू, टोटल पूल ऑफ मनी का मोर देन इक्वल टू 90% पैसा डोमेस्टिक इक्विटी। मतलब मैंने एक फंड में पैसा डाला और वो पैसा दूसरे फंड में जा रहा है, ऐसे फंड में जो फंड कम से कम 90% जो है अपने टोटल पूल ऑफ मनी का इक्विटीज में लगाता है, डोमेस्टिक वाली, ठीक है, उसको बोला जाता है सर अपना इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ठीक है सर। इसके बाद क्या बोला है सर, इसके बाद बोला है जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स मतलब क्या, इट इज इशूड बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज और पब्लिक सेक्टर एंटिटीज, नो इंटरमीडिएट पेमेंट्स बिफोर मेच्योरिटी। जीरो कूपन बॉन्ड्स में क्या होता है, मेजरली अपना जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती है, ये लोग इशू करती है जीरो कूपन बॉन्ड्स। जब आपको ये इशू होता है डिस्काउंट पे, रिडीम होता है पार वैल्यू पे, ड्यूरिंग द मेच्योर मतलब जो इसका टर्म होता है उस दौरान कोई भी ब्याज नहीं मिलता, ठीक है, कोई भी ब्याज नहीं मिलता, सीधा मेच्योरिटी पे पार वैल्यू पे रिडीम होता है। आपका डिस्काउंट वैल्यू और पार वैल्यू में जो फर्क आता है दैट इज योर गेन अमाउंट, ठीक है सर, और ये हमेशा शॉर्ट टर्म देता है। चलो इसके बाद में सर क्या होता है, इस हमेशा शॉर्ट टर्म नहीं, वो डिपेंड करेगा होल्डिंग पीरियड, राइट। उसके बाद में सर डिटरमाइनिंग द होल्डिंग पीरियड। देखो कोई एसेट्स जो आपको इनहेरिटेंस में मिलते हैं या ट्रांसफर होके मिलते हैं,
ठीक है। तो ऐसे केसेस में इनहेरिटेड एसेट्स या गिफ्टेड एसेट्स जो होते हैं वहाँ पे प्रीवियस ओनर का जो होल्डिंग पीरियड है, होल्डिंग पीरियड मतलब कितने टाइम तक आपने उस कैपिटल एसेट को होल्ड किया, इट इंक्लूड्स द होल्डिंग पीरियड ऑफ द प्रीवियस। अगर मैं बिजनेस कन्वर्जन की बात करूं, ठीक है सर, तो जिस भी दिन अपना जो धंधा कन्वर्ट हुआ, मतलब अपना बिजनेस कन्वर्ट हुआ है, उस दिन से अपना जो है जो एसेट्स भी कन्वर्ट होते हैं। जैसे एक कंपनी अमलगमेट होकर दूसरी कंपनी का इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अनदर कंपनी। या मैं आपको ऐसा बोलूं कि अगर सर मेरा एक समझ के चलो ये ऐसा इंडिविजुअली मैं धंधा कर रहा था, अब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू अ कंपनी, तो ऐसे में जो कोई भी मेरे एसेट्स होंगे ना, वो कन्वर्जन डेट से उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग चालू होगा। अगर मैं बात करूँ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की, मेरी कंपनी का या मेरे धंधे का मैं अमलगमेशन कर रहा हूँ इनटू अनदर कंपनी, तो जो अमलगमेटेड कंपनी है, ठीक है, अमलगमेटिंग कंपनी है, उनके जो भी एसेट्स बनेंगे अब एसेट्स ऑफ द अमलगमेटेड कंपनी, वहाँ पे सर जो एसेट्स होंगे ना, उसका कॉस्ट होल्डिंग पीरियड विल बिगिन फ्रॉम द ओरिजिनल एक्विजिशन डेट, ठीक है, ना कि अमलगमेशन डेट, राइट। फिर आता है सर शेयर्स इन लिक्विडेशन। तो भाई साहब जब कभी भी आपने खरीदा से लेके जो लिक्विडेशन हुआ है कंपनी का, उस दिन तक का आपका होल्डिंग पीरियड रहेगा। बोनस शेयर्स की अगर बात करूँ तो जिस दिन आपको बोनस शेयर्स अलॉट किए जाते हैं उस दिन से आपका होल्डिंग पीरियड चालू होता है। फ्लैट इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करूं तो जिस दिन पे आपको सोसाइटी के अंदर फ्लैट अलॉट किया जाता है वो होता है आपका, उस दिन से आपका होल्डिंग पीरियड चालू होता है इन केस ऑफ अ फ्लैट ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट सर। उसके बाद आता है ट्रांसफर। ट्रांसफर का क्या मतलब होता है, जितनी चीज़ें आप सोच सकते हो सब ट्रांसफर में आ जाएगा। कोई चीज़ को बेचना, एक्सचेंज करना, रेलिंग्विशमेंट करना। रेलिंग्विशमेंट करना मतलब जाने देना, छोड़ देना, सैक्रिफाइस कर देना। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स, तुम्हारे पास किसी पर्टिकुलर चीज़ का राइट था बट अब तुम्हारे से वो राइट छिन चुका है, लूज हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है, वो भी ट्रांसफर में आएगा। कंपलसरी एक्विजिशन, व्हाट डू यू मीन बाय कंपलसरी एक्विजिशन, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी थी, ठीक है, मेरी खेत थी, अब सरकार वहाँ पे मेट्रो का लाइन ला रहा था, मेट्रो ला रहा था, मेट्रो का ब्रिज आ रहा था, तो वहाँ पे सर उन्होंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा लैंड का कंपलसरी एक्विजिशन करने का डिसाइड किया। तो आपका जो एक कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है लैंड का, इट इज़ गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ ट्रांसफर। कन्वर्जन इनटू स्टॉक इन ट्रेड, आपने अगर अपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, तो ऐसे केसेस में इट इज़ गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ ट्रांसफर। आपके जीरो कूपन बॉन्ड्स का मेच्योरिटी रिडेम्पशन के टाइम उसको ट्रांसफर समझा जाता है। पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वो भी आपका ट्रांसफर समझा जाता है। ट्रांसफर ऑफ एंजॉयमेंट राइट्स, तुम्हारे पास किसी पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करने का, इमूवेबल प्रॉपर्टी को यूज़ करने का, शेयर्स इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी को यूज़ करने का राइट था, वो राइट तुम किसी और को दे रहे हो, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ ट्रांसफर, ठीक है सर। लेकिन ये तो समझ लिया ट्रांसफर क्या होता है, कुछ चीज़ें होती है जो कि स्पेसिफिकली बोली गई है ट्रांसफर नहीं होती। व्हाट डू यू मीन बाय दैट सर, सबसे पहले आता है पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। तो भाई साहब जब कभी भी आपके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्टीशन होता है, चाहे वो टोटल पार्टीशन हो या आपका पार्शियल पार्टीशन हो, ठीक है, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांसफर। बराबर है सर, घर की बातें घर में ही रहेगा। एचयूएफ का बड़ा सा कैपिटल एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो भी रहा है तो वो घर में ही रहेगा, उसको ट्रांसफर नहीं समझा जाएगा। अगर मैं गिफ्ट विल इररेवोकेबल ट्रस्ट की बात करूं, तो आपको कोई भी कैपिटल एसेट, ठीक है, मिलता है गिफ्ट में, विल में, इररेवोकेबल ट्रस्ट में, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एन ट्रांसफर, मतलब वो एग्जेम्प्ट होता है, तो उसको आप टैक्सेबल ट्रांसफर नहीं समझते। अगर ट्रांसफर किया जा रहा है टू अ होली ओन सब्सिडरी, मतलब सर अगर कोई होल्डिंग कंपनी है, वो अपने 100% इंडियन सब्सिडरी कंपनी को कोई अगर कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहा है, तो ऐसे केसेस में वो ट्रांसफर टैक्सेबल नहीं होगा, वो ट्रांसफर समझा नहीं जाएगा। द पेरेंट कंपनी जो है वो पूरे शेयर्स होल्ड करना चाहिए सब्सिडरी कंपनी के, और सब्सिडरी कंपनी इंडियन कंपनी हो। और अगर वाइसा वर्सा हुआ तो, यानी कि एक 100% सब्सिडरी कंपनी ने अपनी होल्डिंग कंपनी को जो है, ठीक है, इंडियन होल्डिंग कंपनी को अगर एसेट्स कैपिटल एसेट ट्रांसफर करें हैं, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ ट्रांसफर, वहाँ पे कैपिटल गेन टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। अमलगमेशन अगर इंडियन कंपनीज का हो रहा है, ठीक है सर जी, तो यहाँ पे अगर अमलगमेट होने वाली कंपनी एक इंडियन कंपनी है, तो उसके जो भी एसेट्स जाते हैं अमलगमेटिंग कंपनी के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे सर जी उसका ट्रांसफर कंसिडर नहीं किया जाएगा। सिमिलरली अगर मैं डीमर्जर की बात करूँ, तो एसेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ डीमर्ज्ड कंपनी टू अ रिजल्टिंग इंडियन कंपनी, रिजल्टिंग कंपनी इंडियन होनी चाहिए, रिजल्टिंग इंडियन कंपनी को डीमर्ज्ड कंपनी से जो कोई भी एसेट्स मिलेंगे उसको आप ट्रांसफर ट्रीट नहीं करोगे, तो कैपिटल गेन टैक्सेबिलिटी का सवाल नहीं आएगा। इशू ऑफ शेयर्स इन डीमर्जर, तो भाई ये क्या होता है, यहाँ पे जो होता है रिजल्टिंग कंपनी जो है डीमर्जर के दौरान, ठीक है, डीमर्ज्ड कंपनी के जो पुराने शेयर होल्डर्स होते हैं उनको शेयर्स इशू करे जाते हैं। मतलब जो कंपनी डीमर्ज हो रही है उसके जो शेयर होल्डर्स हैं, उन शेयर होल्डर्स को रिजल्टिंग कंपनी में न्यू शेयर्स इशू किए जाते हैं और उसको ट्रांसफर कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है सर जी। गोल्ड कन्वर्जन, गोल्ड का आपने कन्वर्जन करा है फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स में, ठीक है, वो आपका ट्रांसफर कंसिडर नहीं किया जाएगा।
अमलगमेशन बाय द शेयर होल्डर्स। अगर देखो अमलगमेशन के दौरान क्या होता है, एक कंपनी है दूसरी कंपनी में अमलगमेट हो रही है, तो जो अमलगमेटिंग कंपनी है ना, अमलगमेटिंग कंपनी, ठीक है, अमलगमेटिंग कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो लोग डिसाइड करते हैं कि भाई अब हम इस कंपनी के अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर्स को बेच देते हैं और अमलगमेटेड कंपनी के नए शेयर्स को खरीद लेते हैं। अगर वो लोग ऐसा करते हैं कि वो अमलगमेट होने वाली कंपनी के शेयर्स बेच के अमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, तो ऐसे केसेस में उसको ट्रांसफर कंसिडर नहीं किया जाएगा। शेयर होल्डर्स ट्रांसफरिंग शेयर्स इन एन अमलगमेटिंग कंपनी, ठीक है, शेयर्स जो है वो ट्रांसफर किए जा रहे हैं इन एन अमलगमेटिंग कंपनी फॉर द शेयर्स ऑफ एन इंडियन अमलगमेटेड कंपनी, नई वाली कंपनी में उनको शेयर्स चाहिए, तो ऐसे केसेस में उसको ट्रांसफर, पुराने वाले जो शेयर्स बेचे हैं उसको ट्रांसफर नहीं माना जाता। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़, ठीक है, कोई भी नॉन रेसिडेंट ने किसी दूसरे बंदे को आउटसाइड इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज ट्रांसफर करें, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ ट्रांसफर। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स रिडेम्पशन, भाई साहब रिडेम्पशन ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशूड अंडर द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2015, ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशूड अंडर द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2015 इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांसफर, राइट। उसके बाद आता है ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट और द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। जैसे मान के चलो आप कोई भी स्पेसिफिक एसेट्स को जो है नेशनल इंपॉर्टेंस या पब्लिक म्यूजियम में ट्रांसफ़र करते हो, जैसे कि कोई पुराने हिस्टोरिक मैन्युस्क्रिप्ट्स मिल गए, आर्ट फॉर्म मिल गया, ये सारी स्पेसिफिक एसेट्स को अगर आप इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट या पब्लिक म्यूजियम्स में ट्रांसफ़र करते हो, वो ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। अभी गवर्नमेंट से क्या टैक्स खरीद, गवर्नमेंट के ऊपर टैक्स लगाओगे क्या, पॉसिबल ही नहीं है। कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर्स या फिर कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, आप अगर अपने बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को शेयर्स और डिबेंचर्स में कन्वर्ट करते हो, राइट, एज द केस में भी, या प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करते हो, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कन्वर्जन ऑफ योर कन्वर्टेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का कन्वर्जन करते हो तो भाई साहब वो कन्वर्जन आपका ट्रांसफर कंसिडर नहीं किया जाता। एंड रिवर्स मॉर्गेज स्कीम क्या होता है, ये एक ऐसी स्कीम होती है जहाँ पे सर एक इंसान, ठीक है, एक इंडियन सिटीजन जो होता है वो अपना सीनियर सिटीजन, राइट, सीनियर सिटीजन अपना जो हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको क्या करता है सर, उसको बैंक के पास गिरवी रख देता है और बैंक से उस गिरवी रखे हुए घर के बदले में हर महीने पैसे उठाता है, ठीक है। फिर जब उस इंसान की डेथ हो जाती है तो ऐसे केस में बैंक जो है उनके घर से वो पैसा रिकवर कर लेता है, राइट। तो ऐसे केसेस में उसको ये अपने नोटिफाइड रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के अंडर अगर आप कोई भी कैपिटल एसेट का ट्रांसफर करते हो तो वो ट्रांसफर कंसिडर नहीं किया, ठीक है। नीचे मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं, बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स है, आप एक बार अपने पे रीड कर लें। अब बात कर लेते हैं सर कंप्यूटेशन कैसे करते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊँ ना कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक, ऑफ कैपिटल गेन, तो देखो भाई कुछ इस तरीके से होता है कंप्यूटेशन। सबसे पहले आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैलकुलेट करते हो, ठीक है, बेसिकली आप कितने रुपए में एसेट को बेच रहे हो, ठीक है। वो आने के बाद आप बेचने के लिए, कैपिटल एसेट बेचने के लिए अगर आपका कुछ खर्चा हुआ है तो ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस करते हो, आपको नेट सेल्स कंसिडरेशन मिल जाता है। ये आने के बाद आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करते हो, दोनों खर्चे माइनस करने के बाद आपको लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस मिल जाता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर होल्डिंग पीरियड। ये आने के बाद आप सेक्शन 54 वाली सीरीज में 5 सेक्शन है आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स के लिए, वहाँ पे आप अपना एग्जिबिशन अमाउंट अगर चाहो तो क्लेम कर सकते हो और वो आपको टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट मिल जाता है। अब सर आप तो, हमने कहीं सुना है इंडेक्सेशन का एक बेनिफिट आता है, तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्या हमको? देखो भाई साहब ऐसा है कि जब आप गेन कंप्यूट करते हो तब आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है जब आपको टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करनी पड़ती है कैपिटल गेन हेड में। अगर आपको कैपिटल गेन का टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करना है तो ही आपके पास ऑप्शन है, और वो भी सर्टन केसेस में, ठीक है, एक आध केस ही है, एक ही केस है जब आपके पास वो ऑप्शन रहेगा कि आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है सर। चलो आओ देखते हैं। अच्छा एक और एक ये चीज़ देख लो, कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग की मैं बात करूं, चाहे बिजनेस प्रोफेशन के लिए हो, अपना रेसिडेंशियल पर्पस के लिए हो, ठीक है, कैपिटल एसेट होता है। शेयर्स इन सिक्योरिटीज लिस्टेड अनलिस्टेड, कैपिटल एसेट होता है। ज्वेलरी की बात करूं, गोल्ड सिल्वर, ठीक है, कैपिटल एसेट होता है। हिस्टोरिकल आइटम, ड्राइंग ड्राइंग पेंटिंग की बात करूं, कैपिटल एसेट। यहाँ पे यूलिप के बारे में लिखा है, ये अपन पढ़ चुके हैं और ये सारी बातें भी अपन कर चुके हैं, ठीक है सर। आ जाओ, ये देखो सर, सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, अपन किसकी बात कर रहे हैं सर, अपन बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के कंप्यूटेशन की। गेन कंप्यूट हुआ जा रहा है, ठीक है सर। तो यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस विल गिव यू नेट सेल्स कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट माइनस कर दो, फिर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, उसमें से एग्जामेशन अमाउंट माइनस कर लेना। सर 54 बी और डी माइनस होता है, मतलब ये दो सेक्शन है 54 बी और डी, जहाँ पे आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से माइनस कर सकते हो। बट सर
5 ऐसे सेक्शंस होते हैं जैसे 54, 54B, 54D, 54EC और 54F। वहाँ पे सर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अपना एग्जेम्पशन अमाउंट माइनस कर सकते हो, ठीक है, आपका टैक्सेबल गेन अमाउंट आ जाएगा। अब यहाँ क्या बोला है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का कंप्यूटेशन इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स अदर देन अनलिस्टेड शेयर्स एंड 112A के शेयर्स। सर 112A में कौन से शेयर्स आते हैं, कौन से एसेट्स आते हैं? सर आप अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स या जीरो कूपन बॉन्ड, सॉरी, या फिर आपके बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स को बेचते हो, तो वो आपका लॉन्ग टर्म पीरियड होल्ड करने के बाद अगर बेचते हो ना, तो वो 112A में आता है, उसकी टैक्सेबिलिटी स्पेसिफिकली। बाकी के जो एसेट्स होते हैं लॉन्ग टर्म जिनको आप होल्ड करते हो वो 112 में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली हम बात कर रहे हैं एसेट्स अदर देन आपके 112A एंड एसेट्स अदर देन आपके जो भी एसेट्स है अदर देन अनलिस्टेड शेयर्स, ठीक है, एंड लैंड एंड बिल्डिंग, राइट। वो सारे शेयर्स जो हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, वहां पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल सकता है। देखो अनलिस्टेड शेयर्स जो है ना, अनलिस्टेड शेयर्स, इन पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट कब मिलता, इन पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट तब मिलता जब आपने इसको खरीदा 23 जुलाई 2024 के पहले था और बेचा भी पहले, राइट। अब नहीं मिलता, ठीक है। अब आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट सिर्फ एक केस में मिलेगा, वो है लैंड एंड बिल्डिंग, जिसको आपने खरीदा 23 जुलाई 2024 के पहले था, और आप इंडिविजुअल रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ होने चाहिए, ठीक है सर। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग जिसको आप खरीद रहे हो और ट्रांसफर कर रहे हो बिफोर 23 जुलाई 2024, ठीक है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस नेट सेल्स कंसिडरेशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट विल गिव यू टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसमें से एग्जेम्पशन माइनस कर लो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल आ जाएगा, इसको आप टैक्स करोगे एट द रेट 20%। ये हो गया पहली बात, ये तो सिंपल था। बट अगर आपने खरीदा बिफोर 23 जुलाई 2024 है बट बेचा ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 है, तो यहाँ पे अब आपके पास एक चॉइस रहेगा, ठीक है, ओनली वाइल कंप्यूटिंग द टैक्स आपके पास चॉइस रहेगा एज ए इंडिविजुअल एचयूएफ, या तो आप 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन की रेट पे टैक्स भरो, ठीक है, या फिर सर आप विद इंडेक्सेशन जो गेन अमाउंट आया है उस पर 20% की रेट से टैक्स भरो, ठीक है। गेन कंप्यूट करने का तरीका सेम टू सेम रहेगा। इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप 20% विद इंडेक्सेशन पे जा रहे हो, तो ठीक है सर, परफेक्ट। अब ये जो बेनिफिट है डिडक्शन, अच्छा ये जो बेनिफिट है किधर गया भाई, हम्म, हाँ ठीक है चलो सुनो, ये जो डिडक्शन है आपको 24B, आप जो इंटरेस्ट पे करते हो, अगर आपने कोई घर खरीदने के लिए लोन लिया था उस पर आपने ब्याज भरा, बराबर है, तो ऐसे केसेस में सर उसका डिडक्शन हम आपको हाउस प्रॉपर्टी में 24B में और ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूट करने के बाद 80EE और EE में देते हैं। तो यहाँ पे हम आपको उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंप्रूवमेंट का खर्चे में इंक्लूड करने नहीं देंगे इंटरेस्ट के खर्चे को। नो डिडक्शन फॉर एसटीडी पेड इज अलाउड वाइल कंप्यूटिंग कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन कंप्यूट करते वक्त एसटीडी का डिडक्शन आपको जो आपने पे करा है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, उसका डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। इंडेक्सेशन इज नॉट अवेलेबल ऑन सर्टन एसेट्स लाइक इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, ये सारे केसेस में आपको जो है इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको कब मिलता है, वो एसेट्स जो आपने खरीदे पहले थे 23 जुलाई 2024 के और बेचे भी पहले हों, ठीक है, अनलिस्टेड शेयर्स हो गए आपके, अदर देन 112A वाले हो गए, राइट, और लैंड एंड बिल्डिंग इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए अगर आपने खरीदी पहले थी तो। लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर्ड आफ्टर, यहाँ पे सर अगर आपने बाद में ट्रांसफर करा है तो इंडेक्सेशन आपको तब मिलेगा जब आप उसको एक्वायर बिफोर करते हो, तो 20% का टैक्स रेट ऑन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इधर विथ, नहीं भाई 20% तो विथ ही आएगा ना, विदाउट नहीं आएगा, ठीक है, और 12.5% आएगा, ठीक है, और 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, ठीक है, इधर विद इंडेक्सेशन और 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। और विदाउट इंडेक्सेशन की बात करूं, अच्छा यहाँ पे लिखा है ना, तो एक काम करो, इसको यहाँ पे से आप हटा दो, इस अमाउंट को हटा दोगे विथ इंडेक्सेशन को, ठीक है, विथ इंडेक्सेशन 20% या फिर विदाउट इंडेक्सेशन 12.5% की रेट पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा सर। उसके बाद क्या बोला है सर, ये वाला जो पॉइंट है नॉन रेसिडेंट्स के लिए है, ठीक है, इट इज़, एक रीड मार लेना आप, ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जी बस एक रीड दे देना। चलो अब अपन क्या करेंगे सर, जिस हिसाब से अपन ने अपना कंप्यूटेशन देखा है ना, अब उसके एक एक एलिमेंट को पढ़ने वाले हैं। सर सबसे पहले अपना सेल वैल्यू क्या होता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, तो जनरली इट इज अमाउंट रिसीव्ड और अक्रूइंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, बेसिकली नथिंग बट द सेल प्राइस, राइट। बट अगर मैं बात करूँ लैंड एंड बिल्डिंग की, तो यहाँ पे सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और सेल प्राइस विच एवर इज हायर इज गोइंग टू बी योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन।
राइट। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तभी बनेगा व्हेन इट इज मोर देन 110% ऑफ द सेल प्राइस, क्योंकि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अप टू 110% ऑफ द सेल प्राइस आ रहा है तो ऐसे केसेस में आपका सेल प्राइस ही एफवीओसी बन जाएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरा सेल प्राइस ₹1,00,000 का है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1,08,000 का है, तो क्योंकि मेरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% ऑफ सेल प्राइस से ज़्यादा नहीं आ रहा, इसलिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1,00,000 ही हो जाएगा। अगर मेरा सेल प्राइस 1,00,000 का है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1,12,000 का है, तो क्योंकि मेरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% ऑफ सेल प्राइस से ज़्यादा हो रहा है, तो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1,12,000 का हो जाएगा। केस 3 की बात करूँ, अगर मेरा ₹1,00,000 का एक्चुअल कंसिडरेशन है, 1,10,000 का मेरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, ये एग्जैक्टली आ रहा है 110%, इज अप टू 110%। तो अगेन यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल नॉट बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इंस्टेड सेल प्राइस विल बी द फुल वैल्यू। अब कभी कभी क्वेश्चन में होगा कि सर आपको ना वो लोग दो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दे देंगे क्वेश्चन, तो अब क्या करें सर, जब दो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दे दे तो खुद से सवाल पूछो कि क्या हमको डेट ऑफ अग्रीमेंट पे एडवांस रिसीव हुआ था। डेट ऑफ अग्रीमेंट पे सर हमको एडवांस रिसीव हुआ था क्या, क्योंकि देखो जब कभी भी सवाल में दो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी ना, मेक श्योर कर लेना या आप ये चेक कर लेना, 100% में श्योर हूँ कि एक डेट ऑफ अग्रीमेंट की होगी और दूसरी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की होगी। ठीक है सर, तो आप खुद से ये सवाल पूछना कि क्या हमको एडवांस रिसीव हुआ था ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, हाँ या ना। अगर ना, तो हमको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसिडर करना है, लेकिन अगर हाँ हमको एडवांस रिसीव हुआ था डेट ऑफ अग्रीमेंट पे, तो चेक करो कि क्या वो हमको कैश में रिसीव हुआ था या फिर स्पेसिफाइड मोड जैसे बैंकिंग चैनल के थ्रू हुआ था, अकाउंट पे चेक के थ्रू हुआ था। ठीक है, अगर कैश में रिसीव हुआ था तो अगेन हमको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की स्टैम्प ड्यूटी को कंसिडर करना है, बट अगर स्पेसिफाइड मोड से हुआ था तो भाई साहब हमको डेट ऑफ अग्रीमेंट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसिडर करके चलना पड़ेगा। राइट, नीचे मैंने एक एग्जांपल लिया है। 15 नवंबर 2024 को शिवा एंटर्ड करता है एक अग्रीमेंट में विथ मिस्टर मनीष फॉर द सेल ऑफ हिज हाउस ऑन फॉर ₹30,50,000। ठीक है सर, ही रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 1,50,000 एज एडवांस थ्रू एन अकाउंट पे चेक। भाई साहब इनको जो है एडवांस रिसीव हो रहा है डेट ऑफ अग्रीमेंट पे और वो भी अकाउंट पे ही चेक के थ्रू। वैल्यूएशन ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी दिया हुआ है 15 नवंबर यानी अग्रीमेंट दिन पे 39 लाख का और 20 फेब डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे 41 लाख का। क्योंकि ये देखो पहला सवाल, डेट ऑफ अग्रीमेंट पे एडवांस रिसीव हुआ है, हाँ 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 हुआ है, क्या स्पेसिफाइड मोड से हुआ है, हाँ 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 हुआ है। तो भाई साहब आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डेट ऑफ अग्रीमेंट की है ना, अब वो कंपेयर करोगे अपने एक्चुअल प्राइस से। अब आपका एक्चुअल प्राइस कितना है बॉस, एक्चुअल प्राइस है 30,50,000 और आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 39 लाख का ही, तो 110% से ज़्यादा आ रहा है, तो आपका एफ जो है वो 39 लाख का बन जाएगा। अब सर अगर कभी कभी क्या होता है, हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से खुश नहीं होते, हमको लगता है कि भाई साहब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जितनी वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी की ज़्यादा रहेगी उतना हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ज़्यादा रहेगा, इवेंचुअली गेन अमाउंट ज़्यादा आएगा एंड अकॉर्डिंगली हमारा टैक्स अमाउंट ज़्यादा आएगा, तो हम नाखुश है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अथॉरिटी के अमाउंट से। तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं असेसिंग ऑफिसर के पास और उसको बोलते हैं हमारा केस तुम रेफर करो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास। अब वैल्यूएशन ऑफिसर अपने हिसाब से कैलकुलेट करके वैल्यूएशन अमाउंट निकाल के देता है अपने कैपिटल एसेट का। दो बातें होगी, या तो वैल्यूएशन अमाउंट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा होगा या फिर इट विल बी अप टू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अगर वो ज़्यादा होगा तो हम बोलेंगे कि तू रहने दे भाई, तू तो हमारी धोती खोल रहा है, हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे ही ठीक थे, वैल्यूएशन अमाउंट की हमको ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर वैल्यूएशन अमाउंट कम आ रहा है तो हम वहाँ पे वैल्यूएशन अमाउंट और हमारा एक्चुअल सेल प्राइस विच एवर इज हायर को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बना लेंगे। देखो सर सेल प्राइस 55 लाख का था, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 65 लाख की थी, वैल्यूएशन अमाउंट 70 लाख का, ये तो ज़्यादा दे दिया, तो हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे स्टिक करेंगे। अगर वैल्यूएशन अमाउंट हमारा 60 लाख का है तो भाई ये तो कम है ना, तो 60 लाख 55 में हायर क्या है 60 लाख, हम उसको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बना लेंगे। सर 65 लाख का हमारा वैल्यूएशन अमाउंट 48 लाख का है तो कम है, तो 48 लाख और सेल प्राइस में क्या ज़्यादा है, 55 लाख है ना, तो 55 लाख हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनेगा। सर बहुत बार होता है कि आप अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स बेचते हो, तो वहाँ पे आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, जितने में बेचा वो या फिर उस दिन का फेयर मार्केट प्राइस विच एवर इज हायर। राइट, और कभी कभी अगर आप किसी एसेट का सेल प्राइस जो है वो डिटरमाइन नहीं कर पाते, तो ऐसे केसेस में आपको डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन का एफएमवी कंसिडर करना पड़ेगा। राइट, ट्रांसफर एक्सपेंस का मतलब आपने एसएससी ने टाइम ऑफ ट्रांसफर के दौरान, ठीक है, कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते वक्त जो कोई भी खर्चा इनकर करा था वो आपका ट्रांसफर एक्सपेंस। याद रखना सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का आपको डिडक्शन नहीं मिलता। चलो सर, अब बात कर लेते हैं सर, अपन ने बात कर ली फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की, ट्रांसफर एक्सपेंसेस की, नेट सेल्स कंसिडरेशन पे पहुंच गए, फिर माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करते हो। आओ सर समझ लेते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या होगा। देखो भाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब जितने रुपए में आपने एसेट को एक्वायर करा था, कुछ
की सिनेरियोज होते हैं, कुछ की सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंप्यूट करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। देखो, अगर आपको कोई एसेट इनहेरिटेंस में मिला, विल में मिला, गिफ्ट में मिला, एचयूएफ के पार्टीशन पे मिला, लिक्विडेशन के टाइम मिला, या ट्रांसफर हुआ था बिटवीन होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप, तो ऐसे केसेस में जो कोई भी कॉस्ट प्रीवियस ओनर को पड़ा था उस एसेट का, वही आपका कॉस्ट ऑफ एसेट होगा सर। ठीक है, प्रीवियस ओनर ने जो कोई भी खरीद जितने भी रुपए में उस एसेट को खरीदा था, वही आपका कॉस्ट ऑफ एसेट होगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि अगर सर कॉस्ट जो है, मतलब मान के चलो प्रीवियस ओनर ने 1 अप्रैल 2003 को एक एसेट खरीदा, आपको गिफ्ट में वो 1 अप्रैल 2010 को मिला, बट ये 2003 से लेके 2010 के बीच में जो है ना, उस पर इम्प्रूवमेंट हुआ था, उस एसेट पे इम्प्रूवमेंट हुआ था, तो वो जो इम्प्रूवमेंट का खर्चा है वो आपके लिए कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट बन जाएगा। अब सर कभी कभी क्या होता है, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स होता है इन एन अमलगमेटेड इंडियन कंपनी इन एक्सचेंज ऑफ द शेयर्स ऑफ एन अमलगमेटिंग कंपनी। व्हाट डू यू मीन बाय दिस सर? सर एक कंपनी जब अमलगमेट हो रही होती है, तो वो जो अमलगमेटिंग कंपनी है ना, उस कंपनी के शेयर्स के बदले में आपको शेयर्स मिलते हैं इन द अमलगमेटेड कंपनी, राइट? तो जो भी आपको अमलगमेटेड कंपनी में शेयर्स मिले हैं ना, उसका भाव विल बी इक्वल टू द एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स इन द अमलगमेटिंग कंपनी। पुराने में जितने में खरीदा था, वही आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगा इन द अमलगमेटेड कंपनी। ठीक है सर, इन द अमलगमेटिंग कंपनी। क्लियर है बॉस? सॉरी माय बैड, अमलगमेटेड कंपनी में बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ बोलते बोलते। तो भाई साहब, आपकी जो कंपनी अमलगमेट हो रही है ना, अमलगमेटिंग कंपनी, ठीक है, उसमें उस कंपनी में, पुरानी वाली कंपनी में जितने रुपए में आपने खरीदा था ना, आपके कॉस्ट ऑफ अमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स जो होंगे वो उतने के ही होंगे। ठीक है? अगर आप बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डिबेंचर स्टॉक कार्ड, सब सर्टिफिकेट्स का शेयर्स में कन्वर्जन करते हो, या प्रेफरेंस शेयर्स का इक्विटी शेयर्स में कन्वर्जन करते हो, तो भाई इसके लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया वाला पॉइंट है, आप वहां से समझो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। वहाँ पे आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा सर? देखो भाई, वहाँ पे आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ इस तरीके से निकल के आएगा अगर कन्वर्जन कभी होता है। देखो, आपके पास 10 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स थे जो कि 1,000 रुपये ईच के थे, ठीक है, तो 10,000 रुपये आपके पास थे, 10,000 के एसेट्स थे। आपका एक डिबेंचर 10 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होने की ताकत रखता है, और एक इक्विटी शेयर का वैल्यू रहेगा 100 रुपीज़ ईच का। तो भाई ये भी बाई डिफॉल्ट क्या हो गया है, आपके पास 10 बॉन्ड्स, एक बॉन्ड 10 इक्विटी शेयर्स, और हर बॉन्ड की वैल्यू 1000। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सॉरी 100, तो ये भी 10,000 हो गया, राइट? आपने अपने 5 बॉन्ड्स को कन्वर्ट करा, तो आपके कन्वर्टेड बॉन्ड्स जो हैं वो इक्विटी शेयर का भाव कितना आएगा? बहुत सिंपल है सर, 5 बॉन्ड्स को आप कन्वर्ट कर रहे हो, 50 शेयर्स हो जाएंगे, हर शेयर का वैल्यू 1000, 100 का, तो 5,000 रुपये के आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएंगे शेयर्स के। सेम गोज विद प्रेफरेंस शेयर। ठीक है सर, ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज और स्वेट इक्विटी शेयर्स। सर जी, आपको अगर स्वेट इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं ना, तो भाई यहाँ पे बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। आपने सैलरी में एक पॉइंट पढ़ा था परक्विजिट के टाइम पे, कि अगर आपको इसॉप्स मिलते हैं, ठीक है, तो इसॉप्स मिलते हैं तो क्या है, आपका एक्सरसाइज प्राइस कम होता है। जिस दिन आप एक्सरसाइज करते हो ऑप्शंस को, हो सकता है उस दिन एफएमवी, उसका फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो, तो आपके तो फायदे हो जाते हैं। आपका एक्सरसाइज प्राइस 100 का था, बराबर है सर, आपका एक्सरसाइज प्राइस 100 का था, और उस दिन मार्केट वैल्यू 120 की थी, तुम्हारे तो 20 रुपए के फायदे हो गए ना। तो ये 20 रुपये तुम्हारा परक्विजिट होता है, इस पे तुम टैक्स भरते हो, राइट? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो इक्विटी शेयर्स है, इसको जब तुम आगे चल के बेचोगे, ठीक है, आगे चल के इसको जब बेचोगे, से फॉर एग्जाम्पल तुमने इसको 150 रुपये में बेचा, तो तुम माइनस क्या करोगे? अगर तुम माइनस कर रहे हो 100 रुपये, तो तुम बोल रहे हो 50 रुपये का गेन, 50 रुपये पे टैक्स भरोगे? तो मेरे भाई, 50 में से 20 पे तो तुम ऑलरेडी परक्विजिट में टैक्स भर चुके हो ना, तो तुमको हिसाब से टैक्स तो 30 पे भरना चाहिए। तो सर फिर क्या करें? तो एक काम करो, तुम्हारे ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगा ना इन शेयर्स का, ईसॉप्स वाले शेयर्स का, वो 120 रहेगा। कितना रहेगा सर? 120 रहेगा वो, मतलब 100 रुपये जितने में खरीदा एक्सरसाइज प्राइस, प्लस 20 रुपये का परक्विजिट, 120। और अगर मैं इसको डिराइव करके बताऊं, 150 रुपये में बेचा था जिस चीज़ को 100 रुपये में खरीदा था। अब मेरी एक बात समझो, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ 50 का गेन हुआ है, तो 120 माइनस 100 का गेन पे तुमने टैक्स भर दिया परक्विजिट में, बराबर है सर? और यहाँ पे सर तुम क्या कर रहे हो, 150 में बेच के 130 का एसेट का, 120 का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताओगे, और वहाँ पे तुम टैक्स भरोगे 30 रुपये का कैपिटल गेन में, ठीक है, इसको 120 करेंगे। क्लियर है? तो आपका जो कोई भी इसॉप है, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? इट विल बी नथिंग बट एफ एम वी। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी नथिंग बट एफ एम वी, ठीक है, यूज फॉर द परक्विजिट वैल्यूएशन, राइट? उसके बाद सुनो, अगर आपको कोई भी शेयर्स का एक्विजिशन होता है इन द रिजल्टिंग कंपनी ड्यू टू डीमर्जर, नाउ ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा मस्त पॉइंट है, इसको भी अपन एक एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान दो जरा। सर आपकी एक कंपनी थी की एन का कंपनी,
कौन सी कंपनी थी सर? की एन का कंपनी, जिसका डीमर्जर हो गया। तो डीमर्ज्ड कंपनी की एन का और रिजल्टिंग कंपनी बन गई का एन कंपनी। रिजल्टिंग कंपनी जब अलग हुई, डिमर्ज हुई, तो ऐसे केसेस में उसको जाते वक्त कंपनी ने कुछ एसेट्स दिए थे, ठीक है। नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ट्रांसफर्ड आप को पकड़ लो, ठीक है, अमाउंट कैलकुलेट कर लो, नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ट्रांसफर्ड, और उसको डिवाइड कर दो नेटवर्थ ऑफ द डिमर्ज्ड कंपनी। डिमर्ज्ड कंपनी का जो नेटवर्थ है उससे डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट ऑफ द डिमर्ज्ड कंपनी शेयर्स, ठीक है। तो जो डिमर्ज्ड कंपनी थी उस कंपनी का शेयर का भाव कितना था, ठीक है, डिवाइडेड बाय नेटवर्थ कितना था, मल्टीप्लाइड बाय नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ट्रांसफर। तो ये काइन कंपनी यानी कि रिजल्टिंग कंपनी के जो शेयर्स है ना उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाता है, राइट। फिर जो डीमर्ज्ड कंपनी है उसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, शेयर्स का एक्विजिशन क्या रहेगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बहुत सिंपल है, पुराना वाला जो अमाउंट था शेयर्स का उसमें से शेयर्स एलोकेटेड टू द रिजल्टिंग कंपनी कर लो, डीमर्ज्ड कंपनी का पोस्ट डीमर्जर शेयर्स का एक्विजिशन का क्या रहेगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो निकल के आ जाएगा। क्लियर है क्या बॉस? राइट, ठीक है, एक मिनट कहाँ गया यहाँ, शेयर्स एक्वायर्ड इन द डीमर्ज्ड कंपनी पोस्ट। अच्छा, अगर कोई एसेट्स है, ठीक है, आपको कोई ट्रांसफर हुआ था एसेट और उसका 56(2)(10) में टैक्सेबिलिटी आया था, ठीक है सर, कोई इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए या फिर विदाउट एनी एडिक्वेट, विदाउट कंसिडरेशन, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको एसेट मिलता है और वहाँ पे 56(2)(10) में टैक्सेबिलिटी आती है, तो ऐसे केसेस में सर उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो अपन सेपरेटली 56(2)(10) में ही डील करते। अगर आप अपने इन्वेंट्री को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर रहे हो, सर इन्वेंट्री को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करने का क्या मतलब सर? देखो सर मैं आपको बहुत सिंपल बताता हूँ। जेठालाल जो है उसके काम है, ठीक है, उसका क्या चीज़ का काम है सर? उसका काम है, समझ के चलो, जेठालाल की बात नहीं करते, अपन बात करते कोई ज्वेलर्स की, ठीक है, कोई ज्वेलरी वाले हैं, वो लोग के पास बहुत सारे डायमंड सेट है, बहुत सारे गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह हैं, वो उनके लिए क्या है सर? स्टॉक इन ट्रेड। उसको वो लोग आगे चल के अगर अपने घर में अपनी वाइफ को दे देते हैं, तो उन्होंने अपने इन्वेंट्री को, स्टॉक इन ट्रेड को जो है कन्वर्ट कर लिया इनटू अ कैपिटल एसेट, राइट। तो यहाँ पे आपका ट्रांसफर कंसिडर किया जाएगा, और ऐसे जब आप कन्वर्ट करते हो कैपिटल एसेट में अपने स्टॉक इन ट्रेड को या इन्वेंट्री को, तो उस दिन पे मार्केट में जो उसकी वैल्यू चल रही होती है ना, वही आपका कॉस्ट ऑफ एसेट बन जाता है, ठीक है। एंड लास्टली, अगर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट आपने इशू करे अगेंस्ट गोल्ड, ठीक है, गोल्ड के बदले आपने ईजीआर इशू कर दिया, तो वो ईजीआर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगा? वही रहेगा जो कॉस्ट ऑफ गोल्ड था। और अगर गोल्ड रिलीज कर लिया अगेंस्ट, ठीक है, ईजीआर, ईजीआर देखिए गोल्ड रिलीज कर लिया, तो जो ईजीआर का कॉस्ट था वही आपकी गोल्ड का कॉस्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है सर। प्रीवियस ओनर का कॉस्ट इनहेरिटेंस गिफ्ट वाले केस में अपन इंक्लूड करते हैं। इंडेक्सेशन की अगर बात करूं, तो एसेट्स को अगर आपने खरीदा पहले था, बेचा भी पहले है, ठीक है, तो अगर वो लॉन्ग टर्म नेचर का है तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। स्पेशल प्रोविजन फॉर डीमर्जर, इट एलोकेट्स कॉस्ट बिटवीन डीमर्ज्ड एंड रिजल्टिंग कंपनी शेयर्स प्रोपोर्शनेटली, ये अपन ने ऊपर पढ़ा, ठीक है सर। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक केसेस है जहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिटरमाइन करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। सबसे पहले गुडविल, ट्रेडमार्क और इंटेंजिबल एसेट्स की अगर बात करूं, तो अगर आपने किसी प्रीवियस ओनर से खरीदा है तो जितने रुपए में आपने खरीदा है ना, दैट इज गोइंग टू बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बट अगर आपका सेल्फ जनरेटेड है तो इसका कॉस्ट अमूल्य होगा, ये अमूल्य होती है गुडविल, इट इज गोइंग टू बी निल। बोनस शेयर्स की बात करूं, इफ इट इज अलॉटेड बिफोर 1 अप्रैल 2001, तो उस दिन 1 अप्रैल 2001 का जो एफएमवी है दैट इज गोइंग टू बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बट अगर अलॉटेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001 है तो फिर निल होगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स, बोनस शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, ठीक है, जो कि आप एक्वायर करते हो बिफोर 1 February 2018, और एसटीटी पेड है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, एंड इक्विटी शेयर्स के केस में दोनों टाइम पे, ठीक है, और उसको ट्रांसफर कर रहे हो आप 1 अप्रैल 2018 के बाद में, तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? इट विल बी हायर ऑफ ए एंड बी। और ए यहाँ पे होता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और बी का मतलब होता है लोअर ऑफ द टू। टू मतलब क्या सर? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018 और सेल वैल्यू, ठीक है सर। अब कभी कभी क्या होता है, आपके जो ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होते हैं ना, हो सकता है ये मार्केट में लिस्टेड ना हो। अगर ये मार्केट में लिस्टेड नहीं है 31 जनवरी 2018 को, तो हम फेयर मार्केट वैल्यू कैसे लेंगे? तो भाई साहब उस केस में आपको क्या लेना है? नेट एसेट वैल्यू लेना है, राइट। अच्छा, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में, वो लोग आपको ना इक्विटी शेयर्स जो है लिस्टेड कंपनी के, उसका फेयर मार्केट वैल्यू ना देके आपको ट्रेडिंग प्राइस देते हैं। 31 जनवरी 2018 का ट्रेडिंग प्राइस दे देंगे, और एक नहीं देंगे, तीन देंगे, हाईएस्ट, लोएस्ट और एवरेज। तो हम क्या एवरेज लेंगे? आपको हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस को उस दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडर, एफएमवी कंसिडर करके चलना है। राइट शेयर्स के केस में सर, इफ द शेयर्स आर परचेज्ड बाय द एसएससी, तो परचेज प्राइस, अगर वो खरीदता नहीं है, परचेज नहीं करके उस राइट को बेच देता है, रिनाउंस कर देता है, देन इन दैट केस उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होगा। एसेट्स को अगर आपने खरीदा था 1 अप्रैल 2001 के पहले,
और वो एसेट्स की बात है अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग की। तो भाई साहब एफएमवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 और परचेज प्राइस जो होगा जितने में आपने खरीदा है या प्रीवियस ओनर ने खरीदा है विच एवर इज हायर। लेकिन अगर मैं लैंड एंड बिल्डिंग की बात करूँ तो यहाँ पे एक एलिमेंट और घुस जाता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का। ठीक है, मतलब आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है इट इज गोइंग टू बी परचेज प्राइस और एफएमवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर बट इट कैन नॉट एक्सीड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ठीक है सर, वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल से हायर नहीं हो सकता। स्वेट इक्विटी शेयर्स में मैंने आपको बोला एफएमवी ऑफ द एसेट ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑन द डेट ऑन विच द ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड। एंड डेप्रिशिएबल एसेट्स के केस में हमने पीजीबीवी में पढ़ा था डब्ल्यूडीवी हमारा होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है सर, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट टू कट इट शॉर्ट सिंपल मैं बताऊं, अगर आपने कोई भी गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स पे किया है आपको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं मिलता। अगर मैं अदर एसेट्स की बात करूं और ये यहाँ पे आपको अगर एसेट्स इनहेरिटेंस और गिफ्ट में मिलते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट उन्होंने 1 अप्रैल 2001 के पहले करा है ना, इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हाँ, बट आपको अगर कोई एसेट मिला है राइट, और आपके प्रीवियस ओनर ने जिससे आपको एसेट मिला है गिफ्ट इनहेरिटेंस विल वगैरह में, उन्होंने 1 अप्रैल 2001 के बाद उस पर कोई 1 अप्रैल 2001 के बाद और आपको देने के पहले इंप्रूवमेंट का खर्चा किया था तो वो कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बन जाता है। और आपने अगर ऐसे एसेट पे कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट किया आफ्टर 1 अप्रैल 2001, वहाँ पे आपको उसको माइनस करने मिलेगा राइट। उसके अलावा अगर कोई एसेट को आप खुद ही एक्वायर करते हो, किसी और से आपको गिफ्ट इनहेरिटेंस में नहीं मिला है, वहाँ पे यूजुअल चीज़ है कि आपने खरीदा है अगर एक्वायर करा है बिफोर 1 अप्रैल 2001, तो ऐसे केसेस में आपका कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है पहले वाला 1 अप्रैल 2001 के पहले वाला वो इंक्लूड नहीं होगा आपके कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में। जो 1 अप्रैल 2001 के बाद आपने कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट किया है उसी को माइनस कर पाओ राइट। चलो, जो रूटीन नेचर के रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे होते हैं वो आपके कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में नहीं आते। अब सर बारी आती है इंडेक्सेशन की। तो सर इंडेक्सेशन आप हमको कैसे दोगे? इंडेक्सेशन देने का सिंपल तरीका है, मैं आपको समझाता हूँ। इंडेक्सेशन क्यों मिलता है? सर हमने एसेट को खरीदा था बहुत पहले, आज से हमने 20-25 साल पहले कोई लैंड खरीदी थी, अब आज हम बेच रहे हैं। सर 20-25 साल से हम उस एसेट को होल्ड कर रहे हैं, उस एसेट की क्या भयंकर वैल्यू बढ़ी होगी आज की डेट में। हमने तो जब खरीदा था तो वहाँ जंगल था, वो एरिया एकदम जंगल था, हमने 2 लाख रुपए में वो लैंड खरीदी थी। आज की डेट में उसका भाव चल रहा है, समझ के चलो अगर वो बिका आज की डेट में तो वो मेरे को कम से कम 80 लाख रुपए का वैल्यू देके जाएगा। भाई साहब ऐसे केसेस में जो मैंने इतने टाइम होल्ड करा है, मैंने जो इतना रिस्क एपेटाइट है, मेरे को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए ना। सरकार बोलती है ठीक है एक काम करो, जिस साल में खरीदा था ठीक है, अब तुमको फ़ायदा देने के लिए हम लेकर आते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फैक्टर्स। ठीक है, हर साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फैक्टर होता है। अगर मैं आपकी बात करूं तो आपके अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट है प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर, सॉरी फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो 25-26 का जो CII है वो है 376 का। अगर मैं बात करूँ साल 24-25 की, तो साल 24-25 का जो CII था वो था 363 का, उसके पहले 348 का था। ठीक है, ये ऐसे हर साल जो होता है ना आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के जो फैक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, बट 99.99% ऑफ द केसेस में ये आपको एग्जाम में दिए हुए होते हैं क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप अपना जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ठीक है उसको डिवाइड करो उस साल के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से जिस साल में आपने खरीदा, और मल्टीप्लाई कर दो उस साल के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से जिस साल में आपका एसेट ट्रांसफर हुआ। आपको आपका इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिल जाएगा। आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जिसमें आपने एक्चुअली खरीदा था वो काफ़ी इन्फ्लेट हो जाएगा एट द टाइम ऑफ कंप्यूटिंग गेन। सेम गोज विद कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, जिस साल में आपने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट किया है उस साल के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को डिवाइड कर दो ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो उस साल के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से जिस साल में आप उस कैपिटल एसेट को बेच रहे हो। लेकिन याद रखना इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म नेचर के कैपिटल एसेट में मिलता है, शॉर्ट टर्म में नहीं मिलता। चलो, अब एक और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करने वाले हैं अपन। अगर आपका कोई कैपिटल एसेट है जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका है ठीक है, और उसके आपने इंश्योरेंस करा रखा था, तो इंश्योरेंस कंपनी से आपको कुछ पैसे मिलते हैं या उस डिस्ट्रॉयड कैपिटल एसेट के बदले कोई दूसरा कैपिटल एसेट मिलता है, तो यहाँ पे क्या उसको ट्रांसफ़र कंसिडर किया जाएगा? सवाल है, क्या उसको ट्रांसफ़र कंसिडर किया जाएगा? जवाब है जी हाँ, बिल्कुल किया जाएगा। तो भाई साहब यहाँ पे ट्रांसफ़र कंसिडर कर रहे हो तो कैपिटल गेन आएगा। कंप्यूट करने के लिए सेल वैल्यू क्या लेंगे, क्योंकि हमने तो उसको बेचा नहीं है, हमारा तो वो डिस्ट्रक्शन हुआ है। भाई डिस्ट्रक्शन होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिला है या एसेट्स जो मिले हैं उसकी एफएमवी आपको कंसिडर करके चलनी है टू बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। टैक्सेबिलिटी किस साल में आएगी? सर टैक्सेबिलिटी आएगी उस साल में जिस साल में आपको क्लेम का पैसा रिसीव हो रहा है। ठीक है सर, हम इंडेक्स करेंगे अगर उस एसेट को, तो हम कौन से साल का इंडेक्स कंसिडर करें? जिस साल में क्लेम रिसीव हुआ है उस साल में, या फिर जिस साल में एसेट का डिस्ट्रक्शन हुआ है उस साल में? द आंसर इज ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, आपका जो कैपिटल एसेट है उसका डिस्ट्रक्शन कब हुआ?
सर उसका डिस्ट्रक्शन हुआ सर 31 मार्च 2025 को, और आपको क्लेम का पैसा कब मिला? क्लेम का आपको पैसा मिला सर 30 अप्रैल 2026 को। तो आपका जो ये कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा ये 26-27 के साल में होगा, बराबर है? ठीक है, अब मैंने गलत लिख दिया, 26-25। ठीक है, आपका जो ये क्लेम का अमाउंट मिला है वहाँ पे टैक्सेबिलिटी आपकी 25-26 के साल में आएगी, बिल्कुल सर। बट आप मुझे बताओ 25-26 में आपका वो एसेट एग्जिस्ट भी करता था क्या? वो एसेट तो मेरा डिस्ट्रॉय हो चुका था 24-25 में। तो मैं इंडेक्स करने के लिए मल्टीप्लाई करूंगा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर 24-25, ना कि 25-26, राइट? और अगर मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी पैसा नहीं मिलता तो मेरे लिए कोई कैपिटल गेन नहीं है, पूरा का पूरा डेड लॉस होगा। ठीक है सर, पूरा का पूरा डेड लॉस। परफेक्ट। कैपिटल एसेट को अगर मैंने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, मैंने मेरे कैपिटल एसेट को अगर स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया तो क्या होगा? देखो यहाँ पे दो बातें। आप जब कभी भी अपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा? देखो सबसे पहली बात, टैक्सेबिलिटी किस साल में आएगी? तो सर टैक्सेबिलिटी आएगी मेरी उस साल में जिस साल में मेरा स्टॉक इन ट्रेड बिक रहा है। जिस साल में मेरा स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा ना, मेरे कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी भी उसी साल में आएगी। क्या बात कर रहे हो सर? जी हाँ। ठीक है, जैसे मान के चलो मेरे पास एक कैपिटल एसेट था, मेरे पास एक कैपिटल एसेट था, हम्म, मेरे पास एक कैपिटल एसेट था, ठीक है, वो कैपिटल एसेट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था 100 रुपीज़। ठीक है, मैंने जिस दिन इसको कन्वर्ट करा ना इनटू स्टॉक इन ट्रेड, उस दिन पे इसका एफएमवी चल रहा था 110 रुपये का। ठीक है, और आगे चल के मैंने इसको बेच दिया 25-26 में, कन्वर्जन करा 24-25 में और बेचा स्टॉक इन ट्रेड को 25-26 में 130 रुपये। तो अब क्या होगा सर? 25-26 के साल में मेरा दो चीज़ें होगी, एक होगा कैपिटल गेन, दूसरा होगा बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम बहुत सिंपल है, 130 में बेचा, उस बिजनेस के स्टॉक इन ट्रेड को खरीदा 110 में था, क्योंकि जिस दिन पे कन्वर्ट कर रहे हो उस दिन पे जो एफएमवी होगी वही आपके स्टॉक इन ट्रेड का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो ये 20 रुपये का मेरा क्या आएगा? बिजनेस इनकम। और कैपिटल गेन कितने का आएगा? सर जिस दिन कन्वर्ट कर रहे हो उस दिन पे जो एफएमवी है वो आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, और उस दिन माइनस कर लो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 100 रुपये, वो आपको मिल जाएगा कैपिटल गेन। और ये जो कैपिटल गेन है ना, ये टैक्सेबल उस साल में होता है जिस साल में आपका स्टॉक इन ट्रेड बिकता है। अगर स्टॉक इन ट्रेड मेरा आधा ही बिका, पूरा नहीं बिका, तो भाई साहब प्रोपोर्शनेट बेसिस पे ही कैपिटल गेन की भी टैक्सेबिलिटी आएगी, वो पूरा टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर है बॉस? हाँ, लेकिन अगर इंडेक्सेशन करना है तो आप इंडेक्स कौन से साल का लोगे? सर आप इंडेक्स लोगे इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन का, क्योंकि अगर हम जिस साल में स्टॉक बिक रहा है उस साल का इंडेक्स लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि तब तो हमारा कैपिटल गेन एग्जिस्ट ही नहीं, कैपिटल एसेट एग्जिस्ट ही नहीं करता। कैपिटल एसेट जो लास्ट एग्जिस्ट करता था वो था इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन, तो आप ईयर ऑफ कन्वर्जन का इंडेक्स लो। ठीक है, तो भाई साहब सेल कंसिडरेशन होगा एफएमवी ऑफ द कैपिटल एसेट ऑन द रेट ऑफ कन्वर्जन, टैक्सेबिलिटी होगा द ईयर इन विच द कन्वर्टेड स्टॉक इज सोल्ड। इंडेक्स लोगे ईयर ऑफ कन्वर्जन का, बिजनेस इनकम आएगा सेल अमाउंट ऑफ द स्टॉक माइनस एफएमवी ऑफ द कैपिटल एसेट। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर प्रोपोर्शनेट स्टॉक बिकता है तो टैक्सेबल कैपिटल गेन भी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे ही होगा। एक और एक धमाकेदार पॉइंट है कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट का। अगर आपके कैपिटल एसेट का कंपलसरी एक्विजिशन हो, ठीक है, तो सरकार आपको बदले में क्या देता है? कंपेंसेशन देता है। ये बहुत यूजुअल चीज़ है, ये रियल लाइफ में होता है। जैसे अगर आप लोग नागपुर से हो या आप लोग आपकी सिटी में भी देखते होंगे, तो अगर मेट्रो वेट्रो बन रहा है या कोई फ्लाईओवर बन रहा है, ठीक है, और वो अगर ऐसे एरिया से क्रॉस होता है जहाँ पे आपका लैंड वगैरह है, ठीक है, तो सरकार क्या बोलती है? अब हमने तो डिसाइड कर लिया हम यहाँ पे फ्लाईओवर बनाएंगे, आपका जिसका भी इस रूट पे लैंड आ रहा है हम या तो कंपलसरी एक्वायर करेंगे, या आधा पोर्शन या पूरा पोर्शन, उसके बदले में आपको कंपेंसेशन दिया जाएगा। तो ये जो कंपेंसेशन है, एक होता है नॉर्मल कंपेंसेशन जितना सरकार ने डिसाइड किया, बट आप उससे ना खुश हो, तुम कोर्ट के पास जाते हो और बोलते वे इतने से में काम नहीं चलेगा, ठीक है, तो तुमको उस केस में एनहांस्ड कंपेंसेशन भी मिल सकता है। जो नॉर्मल कंपेंसेशन मिलता है ना, जितना पैसा सरकार से मिला है वो तुम्हारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाता है, ठीक है, और उस कैपिटल एसेट को जितने रुपए में तुमने खरीदा था वो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाता है, उसको माइनस कर लो। अगर इंडेक्स करने का सवाल उठता है तो भाई साहब जिस साल में कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है उस साल का आप इंडेक्स कंसिडर करके चलोगे, ईयर इन विच द एसेट वाज कंपलसरी एक्वायर्ड। ठीक है, ओके। लेकिन टैक्सेबिलिटी किस साल में आएगी? जिस साल में कंपलसरी एक्विजिशन है उस साल में क्या नहीं, टैक्सेबिलिटी आएगी जिस साल में आपको कंपेंसेशन रिसीव हुआ है। तो अगर मेरा कंपलसरी एक्विजिशन 24-25 में हुआ, बट क्लेम का पैसा कंपेंसेशन का पैसा 25-26 में मिला, तो टैक्सेबिलिटी 25-26 में,
बट इंडेक्सेशन के बेनिफिट के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आप 24-25 का लोगे, ना कि 25-26 का, क्योंकि 25-26 में वो कैपिटल एसेट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है सर। अच्छा, पूरा का पूरा कंपेंसेशन जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा इन द ईयर ऑफ रिसीट, हाउएवर इवन इफ पार्ट कंपेंसेशन हैज बीन रिसीव्ड, बाकी का पैसा बचे हुए इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टैक्सेबल पूरा। एनहांस कंपेंसेशन रिसीव करने के लिए आप जो भी पैसा रिसीव करोगे वो आपका एफवीओसी बन जाएगा। माइनस करने के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, क्योंकि वो तो हम नॉर्मल कंपेंसेशन से माइनस कर चुके हैं। तो भाई एनहांस्ड कंपेंसेशन वसूलने के लिए तुमने कोर्ट के जो चक्कर काटे थे ना, तो वहां पे जो भी लिटिगेशन के खर्चे हुए थे उसको माइनस कर लेना, नेट अमाउंट तुम्हारा टैक्सेबल हो जाए एज कैपिटल गेन, and it is going to be taxable again in the year in which it is received, but only on the basis of final order of the court, not on the interim order of the court। ठीक है, फाइनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आने के बाद ही आपका टैक्सेबल होता है एनहांस्ड कंपेंसेशन। कभी कभी क्या होता है, आपको कंपेंसेशन के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, एनहांस्ड हो या नॉर्मल, तो अगर ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, ये आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है आफ्टर अ फ्लैट डिडक्शन ऑफ 50%। राइट सर। उसके अलावा सर, अगर आपकी अर्बन नेचर की एग्रीकल्चर लैंड है, जिसको आपके कंपलसरी एक्विजिशन होने के पहले लगातार 2 साल तक एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ किया गया था ना, तो ऐसे केसेस में सर आपका कंपलसरी एक्विजिशन के टाइम पे कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है सर, फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। राइट सर। फिर व्हाट अबाउट रूरल एग्रीकल्चर लैंड, तो झापड़ पड़ेगी, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है, कैपिटल एसेट होता ही नहीं। ठीक है, परफेक्ट। कैपिटल गेन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बाय द कंपनीज इन लिक्विडेशन, अगर लिक्विडेशन के टाइम पे कंपनी अपने एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है तो कंपनी के हाथ में तो कुछ भी टैक्सेबिलिटी नहीं आती, बट शेयर होल्डर्स के केस में क्या हाथ में टैक्सेबिलिटी आती है। सर, जितने रुपए में उन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे थे वो तो उनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया, तो कॉस्ट ऑफ नाउ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, बहुत सिंपल है सर, एफएमवी ऑफ द एसेट विच दे हैव रिसीव्ड, साथ ही साथ उन्होंने अगर कोई रोकड़ा रिसीव करा है तो वो, माइनस जो भी कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है उसमें तो शेयर होल्डर्स का हिस्सा होता है, तो उसको माइनस कर लो, नेट अमाउंट आपका सेल कंसिडरेशन होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स को माइनस कर लेना, परचेज प्राइस ऑफ शेयर्स को, आपका कैपिटल गेन आपके हाथ में आ जाएगा। क्लियर है बॉस। अब आता है कैपिटल गेन ऑन द बायबैक ऑफ शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, अगर कभी भी आपके शेयर्स का बायबैक होता है, अगर कोई नॉन डोमेस्टिक कंपनी की बात करूं तो ऐसे केसेस में सर क्या होता है ना, जितने रुपए में आपका बायबैक के टाइम आपको पैसा मिला है माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करो, वो आपका कैपिटल गेन आता है। ठीक है, सिंपल तरीके से वो टैक्सेबल हो जाता है इन द ईयर ऑफ बायबैक। राइट। लेकिन सर, अगर आपका बायबैक जो है डोमेस्टिक कंपनीज की मैं बात करूँ ना, तो पहले क्या होता था, पहले होता था कुछ डिफरेंट, लेकिन 1 अक्टूबर 2024 से इन्होंने बोल दिया कि बायबैक अगर हो रहा है डोमेस्टिक कंपनी के शेयर्स का, तो वहां पे हम डीम्ड डिविडेंड का कॉन्सेप्ट घुसा देंगे। क्या बोलते हैं ये लोग, कि जब कभी भी आप किसी कंपनी के, डोमेस्टिक कंपनी के शेयर्स का बायबैक होता है, तो बदले में जो आपको कंपनी से पैसा मिलता है ना, वो आपके हाथ में डीम्ड डिविडेंड होगा। अच्छा, और वो टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेज में, क्या बात कर रहे हो। लेकिन सर, वो जो हमने जितने रुपए में शेयर्स को खरीदा था उस कंपनी के शेयर्स को, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का क्या करेंगे भाई। कैपिटल गेन के कैलकुलेशन के टाइम पे आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जीरो होगा, क्योंकि जो पैसे मिले वो तो हमारा डीम डिविडेंड बता दिया, तो हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी जीरो। राइट। उसमें से आप माइनस कर लो अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स। क्लियर है बॉस, क्योंकि डिविडेंड इनकम के अगेंस्ट आपको कोई खर्चा नहीं मिलेगा, तो आपका जो एक्विजिशन कॉस्ट था उसको आप इधर माइनस करके बताओ कैपिटल गेन में आपका कैपिटल लॉस है, या तो आप उसी साल अपने कैपिटल गेन हेड में सेट ऑफ कर लो उसको, क्योंकि आप इंटर हेड सेट ऑफ कर नहीं पाओगे। राइट। नहीं तो फिर सर आप उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लो, कहानी खत्म। सब समझ में आ गया सर। इसके बाद इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स क्या होता है, पीजीबी में भी पढ़ा था बट फिर से बता रहा हूँ। एक तो होता है कि आपने पूरा का पूरा ब्लॉक उठा के बेच दिया। ठीक है, अगर पूरा ब्लॉक बेच दिया तो या तो आपको गेन होगा या आपको लॉस होगा, क्योंकि अब डेप्रिसिएशन तो नहीं मिलेगा। गेन कब होगा, जब आपका डब्ल्यू नेगेटिव आ रहा है, तब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, कि डेप्रिशिएबल एसेट हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस देता है। ठीक है, और अगर आपने अपना पूरा ब्लॉक बेचा है और आपका डब्ल्यू जो है पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा एंड नो मोर डेप्रिसिएशन। बट अगर आप पूरा ब्लॉक नहीं बेच रहे बट आपका डब्ल्यू का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो ऐसे केसेस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नो मोर डेप्रिसिएशन, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू पे डेप्रिसिएशन नहीं कर सकते। लेकिन अगर एसेट पूरा नहीं बेचा है, एसेट इफ ऑल द एसेट्स ऑफ द ब्लॉक हैव नॉट बीन सोल्ड, और आपका डब्ल्यू जो है ब्लॉक का वो पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ आप डेप्रिसिएशन लेना कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है सर। कुछ केसेस में मार्केट लिंक डिबेंचर्स की बात करी गई है, तो यहाँ मार्केट लिंक डिबेंचर्स मतलब ऐसे डेट सिक्योरिटीज जिसपे रिटर्न्स जो है वो मार्केट इंडाइसेस से कर मतलब के से रिलेटेड होते हैं, कि जितना रिटर्न मार्केट देगा उतना ही रिटर्न आपको डेट सिक्योरिटी, वो होता है आपका मार्केट लिंक डिबेंचर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको गेन कैसे कंप्यूट करना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस जितने में खरीदा था सिक्योरिटीज को, जो भी आपके ट्रांसफर एक्सपेंसेस थे, रिडेम्पशन मेच्योरिटी के खर्चे थे, वो सारे खर्चों को माइनस कर लो। क्लियर है।
सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपने जो पे करा था उसको आप माइनस नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ भी कर लो, यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही आएगा और ये नॉर्मल टैक्स रेट पे ही टैक्सेबल होता है, इसकी कोई स्पेशल टैक्स रेट नहीं होती। क्लियर है बॉस? परफेक्ट। उसके बाद सर आता है आपका कैपिटल गेन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्लम सेल। स्लम सेल क्या होता है सर? अब आप ना एक एक कैपिटल एसेट नहीं बेच रहे, अब आप उठा के पूरा का पूरा यूनिट बेच रहे हो, पूरा का पूरा बिजनेस यूनिट बेच। तो अगर आपने पूरा का पूरा बिजनेस यूनिट बेचा है विदाउट असाइनिंग इंडिविजुअल वैल्यू टू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, तो वो स्लम सेल में आता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स बिजनेस एक्टिविटी डिवीजन यूनिट बट एक्सक्लूड्स इंडिविजुअल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ऐसा यूनिट जिसको आपने अगर इस टाइप के यूनिट को अगर 36 महीने से ज्यादा होल्ड करा था तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, अप टू 36 के केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। परफेक्ट। यहाँ पे आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू बी द डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? तो बहुत सिंपल है, एफ एम वी वन और एफ एम वी टू विच एवर इज हायर। एफ एम वी वन क्या सर? जो भी आपके कैपिटल एसेट्स हैं, ठीक है, स्लम सेल वाले दिन पे उनकी जो भी फेयर मार्केट वैल्यू चल रही थी वो उन सबका टोटल विल बी योर एफ एम वी वन, ठीक है। और एफ एम वी टू यानी कि क्या? जितना पैसा आपको सामने से आपका ये यूनिट के बिकने पे मिल रहा है, ठीक है, रिसिपिएंट से, वो होगा सर आपका एफ एम वी टू। इन दोनों में से जो हायर होगा वो आपका एफ वी ओ सी। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे आएगा सर नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। सर यहाँ पे ध्यान देना कि आपको ना रीवैल्यूएशन इम्पैक्ट को इग्नोर करना है, डेप्रिशिएबल एसेट्स को डब्ल्यूडीवी पे लेना है, राइट सर। उसके बाद सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नील लेना है, एसेट्स जिसका डिडक्शन आप 35 एडी में ले चुके हो उसको भी नील कंसिडर करें, ठीक है। और 30 सितंबर तक आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि भाई हमारा जो कंप्यूटेशन ऑफ नेटवर्थ है वो एकदम एक्यूरेट। अगर आपने कोई कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने का वादा किया था और उसके डेट ऑफ एग्रीमेंट पे आपने एडवांस रिसीव करा था, बट आगे चल के आपकी वो डील क्लोज नहीं हो पाती, ट्रांजैक्शन मटेरियलाइज नहीं हो पाता, तो आपके केस में जो एडवांस फॉरफीचर हुआ है बिफोर 1 अप्रैल 2014, जो एडवांस का फॉरफीचर हुआ है, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट। लेकिन अगर फॉरफीचर आफ्टर 1 अप्रैल 2014 होता है, सॉरी ऑन और आफ्टर, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014 होता है, तो वो जिस साल में भी फोर फीचर हुआ है उस साल में वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाता है। इट इज नो मोर डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एसेट। ये रे बॉस, आपका पूरा गेन कंप्यूट हो गया। अब अपने को सिर्फ दो बात करनी है, एग्जेम्पशन कैसे मिलता है, कब मिलता है, कितना मिलता है, और टैक्सेबिलिटी क्या रेट से, कहानी खत्म। देखो सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन 54 की। अगर कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ अपनी लॉन्ग टर्म नेचर की रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेचता है, ठीक है सर, और एक न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, एक ही बोला है, एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, ठीक है, राइट। यहाँ इसका मतलब ये है कि आपका दो में आप नहीं कर सकते, आप एक ही में करोगे। लेकिन सर अगर आपका कैपिटल गेन अमाउंट अप टू 2 करोड़ है तो आप दो हाउस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो सवाल आता है कि आपको एग्जेम्पशन मिलेगा क्या? मिलेगा, लेकिन सर आपने अगर कोई नया घर खरीदा है तो वो 1 साल बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर होना चाहिए, और कंस्ट्रक्ट किया है तो विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर होना चाहिए। अगर ये सारी बातें फुलफिल होती है तो कैपिटल गेन अमाउंट, अमाउंट इन्वेस्टेड और 10 करोड़ रुपए विच एवर इज लेस का आपको एग्जामेशन दे दिया जाए, राइट सर। लेकिन याद रखना, ये जो नया एसेट जिसमें आपने पैसा इन्वेस्ट करके एग्जामेशन क्लेम करा है उसको 3 साल के अंदर बेचना मत, क्योंकि अगर आपने 3 साल के अंदर बेचा तो जितने में भी आपने एग्जामेशन क्लेम करा था पहले वो आपके न्यू कॉस्ट के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस कर लिया जाए। क्लियर है बॉस? परफेक्ट। कंडीशंस, अदर पॉइंट क्या है? पेमेंट फॉर द इन्वेस्टमेंट इज सफिशिएंट फॉर एग्जामेशन। रेसिडेंशियल हाउस जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड भी हो सकता है, आप उसको भाड़े पे भी दे सकते हो। आपने अगर दो एडजेसेंट फ्लैट में पैसा लगाया है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज वन रेसिडेंशियल हाउस। एडजेसेंट मतलब जोड़ी फ्लैट। आपके कंस्ट्रक्शन के खर्चे और मतलब कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ बोथ लैंड एंड बिल्डिंग, एंड आप इन्वेस्टमेंट किसी और के नाम पे करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। सेक्शन 54 भी बोलता है कि कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ अगर अपनी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, को बेचने पर गेन होता है और उस गेन को यूज़ करके एग्रीकल्चर लैंड में पैसा लगाता है विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर, तो भाई साहब कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लेस का एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन ये न्यूली इन्वेस्टेड एसेट को 3 साल के अंदर ना बेचना, क्योंकि अगर बेच दिया तो एग्जेम्पशन अमाउंट जो है वो उसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से रिड्यूस हो जाएगा। और ये एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब एसेट के बिकने के, ठीक है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के बिकने के 2 साल पहले तक आप उसको एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे आप किसी और के नाम पे भी खरीदोगे नया वाला लैंड तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, नया वाला आप रूरल में भी खरीद सकते हो, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड बोला है, अर्बन में खरीदने नहीं बोला। कोई भी इंसान अगर अपना लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म नेचर का इंडस्ट्रियल यूनिट का लैंड एंड बिल्डिंग है उसका अगर कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है
और वहाँ से होने वाले गेन को वो यूज़ करके इंडस्ट्रियल एरिया में लैंड एंड बिल्डिंग में पैसा लगाता है विद इन पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द रेट ऑफ ट्रांसफर, तो गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लेस का उसको एग्जिबिशन दिया। लेकिन ये जो नया वाला इंडस्ट्रियल एरिया में लैंड एंड बिल्डिंग लिया है सर, उसको उसको 3 साल के अंदर अगर बेचेगा तो एग्जिबिशन अमाउंट उसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस हो जाएगा। ऑल्सो ये जो इंडस्ट्रियल एरिया का लैंड एंड बिल्डिंग का कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है, वो होने के 2 साल पहले तक वो इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज़ होना चाहिए। ठीक है सर, तो ही आपको 54D में एग्जिबिशन दिया जाएगा। आ जाओ 54EC और 54F पे। 54EC बोलता है कि एनी पर्सन, ठीक है, अगर अपने लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ, लॉन्ग टर्म नेचर के लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ, ठीक है, लैंड या बिल्डिंग या बोथ को बेचता है, ठीक है, उनके बेचने पर उसको जो गेन होता है उससे वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, हाउसिंग, और इसका यार मेरे को फुल फॉर्म में भूल जाता हूँ हमेशा, रुको मैं आपको उसका फुल फॉर्म बताता हूँ अमेंडमेंट शीट से। ओह, ये तो था, ये देखो, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड या फिर इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, इसमें अगर वो पैसा लगाता है, ठीक है सर जी, इसमें अगर वो पैसा लगाता है तो भाई साहब कब लगाता है, विद इन 6 months फ्रॉम द रेट ऑफ द ट्रांसफर, तो कैपिटल गेन अमाउंट, अमाउंट इन्वेस्टेड और 50 लाख रुपए विच एवर इज लेस का उसको एग्जामेशन दिया जाएगा। राइट, बट ये जो जिन बॉन्ड्स में इसने वापस पैसा इन्वेस्ट करके एग्जामेशन क्लेम करा है, उस बॉन्ड्स को ये 5 साल तक बेच नहीं सकता, लॉक इन पीरियड है, अगर बेचा तो एग्जामेशन अमाउंट जो पहले था वो इस साल में, जिस साल में आप बेच रहे हो उस साल में टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर। पेमेंट फॉर द इन्वेस्टमेंट इज सफिशिएंट फॉर एग्जामेशन, अगर कन्वर्जन हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग का इनटू स्टॉक इन ट्रेड, आपने लैंड एंड बिल्डिंग को कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया, तो आपका ये जो टाइम लिमिट है ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द स्पेसिफाइड बॉन्ड्स, ये कब से चालू होगा, डेट ऑफ कन्वर्जन से या डेट ऑफ सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड से। तो जब भी आप स्टॉक इन ट्रेड बेचोगे ना, उस दिन से 6 महीने के अंदर आपको ये बॉन्ड्स में पैसा लगाना है टू क्लेम द एग्जामेशन। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 54F बोलता है कि कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ एनी लॉन्ग टर्म नेचर का रेसिडेंशियल हाउस, ठीक है, लॉन्ग टर्म नेचर का रेसिडेंशियल हाउस के सॉरी लॉन्ग टर्म नेचर का कैपिटल एसेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस अगर बेचता है और गेन हुए हुए पैसे से इंडिया में ही रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में पैसा लगाता है विद इन 1 year बिफोर और 2 years फ्रॉम द रेट ऑफ ट्रांसफर, या फिर 3 years फ्रॉम द रेट ऑफ ट्रांसफर कंस्ट्रक्ट करता है, तो भाई साहब उसको एक एग्जामेशन मिले, कितने का, जितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट करा है डिवाइडेड बाय नेट सेल्स कंसिडरेशन मल्टीप्लाइड बाय गेन अमाउंट। ठीक है, बट ये एग्जामेशन अमाउंट जो है 10 करोड़ से ज़्यादा जितना भी आपने पैसा इन्वेस्ट करा है, वो एक अमाउंट इन्वेस्टेड इन एक्सेस ऑफ 10 करोड़ को आपको इग्नोर करना पड़ेगा इन द फॉर्मूला। राइट, आपने अगर 3 साल के अंदर इस न्यूली इन्वेस्टेड रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेचा, तो जो पहले एग्जामेशन मिला था वो अमाउंट आपका उस साल में टैक्सेबल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और एक ये है कि एसएससी इस टाइम पे एक से ज़्यादा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ओन नहीं करना चाहिए, किसी और के नाम पे वो एलिजिबल है प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। ठीक है सर, उसके अलावा एक और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सुन के जाओ कि भाई साहब आप एक से ज़्यादा सेक्शन में एग्जामेशन क्लेम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, कभी किसी कारणवश आप ये बताए गए सेक्शंस में इन्वेस्टमेंट विद इन द टाइम पीरियड नहीं कर पाए, टाइम पीरियड का क्या मतलब, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ आरओआई, ठीक है, मतलब सॉरी विद इन द टाइम लिमिट अगर आपसे लग रहा है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन आप बिफोर द ड्यू डेट ऑफ आरओआई उसको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसे को इन्वेस्ट कर देते हो ना, तो आप उसका एग्जामेशन क्लेम कर सकते हो। राइट, बट दिस पॉइंट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ 54EC, मतलब बॉन्ड्स में पैसा लगाने के लिए आपको बॉन्ड्स में पैसा डालना ही पड़ेगा, इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा नहीं डाल सकते। अच्छा, खास बात यह है कि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जो पैसा डाला है, जिस भी सेक्शन में आप एग्जामेशन क्लेम कर रहे हो, उस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के पैसे को आपको उसी पर्पस के लिए यूज़ करना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years, ठीक है, फ्रॉम द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। अगर आप 3 साल के अंदर नहीं करोगे फ्रॉम द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, तो जितना भी अनयूटिलाइज्ड पैसा पड़ा है आपका कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, वो उस साल में पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है बॉस। चलो, इसके बाद अपन टैक्स रेट की बात कर लेते हैं। तो टैक्स रेट के लिए अपने पास एक बहुत बढ़िया वाला पॉइंट है जो अपन यहाँ चार्ट से कवर करेंगे, टैक्स रेट। देखो भाई, ऐसा है टैक्स रेट का, कैपिटल गेन की जो टैक्स रेट्स होती है वो क्या बोलती है कि कैपिटल गेन, देखो, कैपिटल गेन का टैक्स रेट का मतलब क्या होता है, जब कभी भी कैपिटल एसेट को बेचने पे गेन होता है तब टैक्स आता है। क्या रेट से टैक्स भरोगे सर, सेक्शन 111 क्या बोलता है, देखो आपको गेन दो टाइप का होगा, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गेन होगा तो दो सेक्शन, 111A और 111 बराबर। 111A का मतलब सर आपके लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स या बिजनेस ट्रस्ट के।
इसको आपने अगर शॉर्ट टर्म पीरियड होल्ड करके बेचा है बिफोर 23 जुलाई 2024, तो उस पर गेन पे 15% का टैक्स लगता है। बट अगर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 बेच रहे हो, जो कि अब आपके अटेम्प्ट के लिए रेलिवेंट रहेगा, तो आपको टैक्स रेट याद रखनी है 20%। ठीक है, जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है वही रेट याद रखना। लेकिन अगर आप 111 में बात करते हो, यानी कि अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स की, तो वहाँ पे जो आपका है वो नॉर्मल इनकम का पार्ट बनता है और उस पर स्लैब रेट से ही टैक्स लगता है। ठीक है सर। अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, सेक्शन 112A की, लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स, इक्विटी यूनिटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स जिसको आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड करके बेच रहे हो, तो अगर आपने बेचा बिफोर 23 जुलाई 2024 था, तो ओवर एंड अबव 1.25 लाख के गेन 10% की रेट से टैक्स लगता था। लेकिन ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 आपको ओवर एंड अबव 1.25 लाख का गेन के ऊपर 12.5% की रेट से टैक्स लगता है, और वही आपको याद रखना है, 12.5%। अब अगर मैं बात करूँ सर 112 में, ठीक है, तो 112 में जो आपके अनलिस्टेड शेयर्स फॉर नॉन रेसिडेंट्स के लिए हो गए, तो वहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। तो बिफोर 23 जुलाई 2024 10% की रेट थी, लेकिन ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 12.5% की रेट है। आपको 12.5% की रेट याद रखनी। ठीक है। लेकिन अगर मैं अदर देन 112A एंड अनलिस्टेड शेयर्स की बात करूँ ना, तो भाई ये आपको पूरा याद रखना, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने ट्रांसफर पहले कर दिया था बिफोर 23 जुलाई 2024, तो 20% विद इंडेक्सेशन। बट आपने ट्रांसफर तो ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 करा है, बट आपने एक्वायर हो सकता है बिफोर या आफ्टर किया हो। अगर आपने एक्वायर भी आफ्टर किया था, तब तो कहानी खत्म, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। बट अगर आपने एक्वायर भी पहले कर रखा है और बेचा बाद में है, तो अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप 20% विद इंडेक्सेशन जाओ, या फिर 12.5% विदाउट इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये रेट्स को अच्छे से याद करके रखना पड़ेगा आपको। ठीक है सर। तो बेसिकली आगे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। देखो की पॉइंट्स में क्या है, कि भाई साहब कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल जो है, या HUF है रेसिडेंट वाले, दे कैन एडजस्ट देयर बेसिक एग्जामेशन लिमिट अगेंस्ट STCG। वो लोग कर सकते हैं, लेकिन नॉन रेसिडेंट ऐसा काम नहीं कर सकते। एंड चैप्टर 6A के कोई भी डिडक्शन आपको 111A वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट नहीं दिया जाए। 111 वाला जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये तो आपके नॉर्मल इनकम का पार्ट बनता है, तो वहाँ पे कोई अलग से खास पॉइंट पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। 112A की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे भी देखो लिखा है कि रेसिडेंट्स जो है वो अपने अनयूज्ड बेसिक एग्जामेशन लिमिट को एक एडजस्ट कर सकते हैं फ्रॉम द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओवर एंड अबव 1.25 लाख। ठीक है। लेकिन सर नॉन रेसिडेंट्स ऐसा काम नहीं कर सकते, और ना ही आपको कोई चैप्टर 6A का डिडक्शन मिलेगा। और एक खास बात यहाँ पे ये है कि सर जी आपको 87A का जो रिबेट है, वो भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के अगेंस्ट अलाउड नहीं होता। ठीक है, नहीं अलाउड होता, तो लिखा है मैंने, राइट। और साथ ही साथ आखिरी वाला जो है 112 वाला पॉइंट, ये क्या बोलता है, कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल अपने अनयूज्ड बेसिक एग्जामेशन लिमिट को एग्जॉस्ट तो कर सकता है, एडजस्ट तो कर सकता है, लेकिन चैप्टर 6 से की रिडक्शन नहीं ले सकता। और नॉन रेसिडेंट्स अपने अनयूज्ड बेसिक एग्जामेशन लिमिट को एडजस्ट भी नहीं कर सकते। इसी के साथ 70 मिनट के अंदर अंदर, टू बी प्रिसाइज 67.5 मिनट्स के अंदर, मैंने आपको पूरा का पूरा कैपिटल गेन का चैप्टर फुल फ्लेजेड फास्ट ट्रैक तरीके से रिवाइज करवा दिया है। ठीक है, एकदम डिटेल में, क्या फास्ट ट्रैक, सब चीज़ें तो अपन ने कवर करी है। अब आप मेरे साथ आओगे कहाँ पे सर, आप मेरे साथ आओगे इसके कौन से क्वेश्चंस में, मास्टर क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई, तो मास्टर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मास्टर क्वेश्चन आपको बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। Harshit is carrying on the business of manufacturing business of art silk cloth. He purchased machinery worth 4 lakhs on 1st of March 2021 and insured it with United Assurance Limited India, India Assurance Limited against fire, flood, earthquake, etc. WDV जो थी 1 अप्रैल 2025 को, वो 1,87,500 की थी। इंश्योरेंस पॉलिसी कंटेन्ड री इंस्टेटमेंट क्लॉज रिक्वायरिंग इंश्योरेंस कंपनी टू पे द वैल्यू ऑफ द मशीनरी एज ऑन द डेट ऑफ फायर इन केस ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द लॉस। ठीक है सर जी। फायर ब्रोक आउट इन द August 2025 causing extensive damage to the machinery of the assessee, rendering them totally useless. Assessee company received a sum of 4,10,000 from the insurance company on 15th of March 2026। इसको ना 4,20,000 करो। ठीक है सर। अब क्या होगा, आगे लिखा है हर्षित परचेज्ड अ लैंड एट अ कॉस्ट ऑफ 35 लाख इन फाइनेंशियल ईयर 4-5 एंड हेल्ड द सेम एज कैपिटल एसेट टिल मार्च 2024। ये दूसरी बात हो गई, मार्च 20 तक वो उसको कैपिटल एसेट की तरह रख रहा है। Then he started his real estate business on 21st of March 2024, ठीक है, and converted the said land into stock in trade for his business on the said date when the fair market value of the land was of 210 लाख। मतलब क्या हो रहा है, 20 मार्च तक वो आपका लैंड कैपिटल एसेट था, 21 मार्च 2024 को आपने उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करके कन्वर्जन कर दिया। अब यहाँ पे ट्रांसफर कंसिडर किया जाएगा, बराबर है। उस लैंड पे आपने 15 फ्लैट्स इक्वल साइज के कंस्ट्रक्ट करे,
सेम डायमेंशन एंड क्वालिटी के साथ। हर फ्लैट का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 10 लाख रुपए था। कंस्ट्रक्शन वॉज कम्प्लीटेड इन फेब 2026। 10 फ्लैट को आपने 30 लाख रुपए पर फ्लैट की रेट से मार्च 2026 में बेचा, और बाकी के 5 फ्लैट्स आपके स्टॉक इन ट्रेड थे एज ऑन 31 मार्च 2026। फिर आगे चल के उसने 50 लाख रुपए एनएचआई के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करे 31 मार्च 2026 को, और अनादर 50 लाख इन्वेस्ट करे इन द रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड अप्रैल 2026 को। ठीक है, आपको बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करने की कोई मनाही नहीं है, आप एग्जेम्पशन भी ले सकते हो 54 EC में, क्योंकि आपने अपने लॉन्ग टर्म नेचर के लैंड एंड बिल्डिंग को बेच के बॉन्ड्स में पैसा लगाया, बराबर है सर, कन्वर्जन हुआ है आपका। बट यहाँ पे आपका जो 6 महीने का पीरियड है टू इन्वेस्ट इन द बॉन्ड्स, वो आपका डेट ऑफ कन्वर्जन से नहीं बल्कि डेट ऑफ सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड से चालू होता है। और आपका स्टॉक तो मार्च में बिका है, आपने तो मार्च और अप्रैल में लगाया है, तो आपने दोनों भी 50-50 लाख का, यानी कि 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट विद इन टाइम किया। बट आपको मैक्सिमम डिडक्शन 54 EC में कितना मिलेगा, 50 लाख का, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, आओ देखते हैं। सबसे पहले आपका बिजनेस इनकम होगा, क्योंकि आपने 10 फ्लैट बेचे हैं 30 लाख रुपए ईच के, तो सेल प्राइस 3 करोड़ का। इनको आपने जब एक्वायर करा था, कब एक्वायर करा था, डेट ऑफ कन्वर्जन के दिन, जो एफएमवी है वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। सर 210 लाख में करा था पूरे लैंड को। अब वहाँ पे आपने 15 फ्लैट बनाए बट बेचे 2 हैं, तो प्रपोर्शनेट बेसिस पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको 10/15 करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आएगा 1 करोड़ 40 लाख का 10/15 करने पे। और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपका आएगा 10 × 10 lakhs, क्योंकि 10 फ्लैट 10 लाख रुपए ईच फ्लैट, 1 करोड़, 60 लाख की तो आपकी बिजनेस इनकम। ठीक है, कैपिटल गेन की बात करते हैं। सर मशीनरी आपका एक डेप्रिशिएबल एसेट होता है, वो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 4 लाख 20 में आपको पैसा मिला इंश्योरेंस कंपनी से, और आपका WDV जो है वो ये आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन के आएगा, उसको माइनस करो, ये अमाउंट आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का है। क्लियर है बॉस। एंड आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन द कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन। सर जिस दिन कन्वर्ट करा उस दिन की जो एफएमवी है वो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन गया। जी हाँ सर, उसमें से माइनस करूंगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर 35 लाख में तो खरीदा था, जिस साल में खरीदा था 5-6 में, उस साल में 113 का इंडेक्स था, और जब मेरा कन्वर्जन हुआ 23-24 में, ठीक है सर, उस साल में मेरा जो है इंडेक्स वैल्यू कितना था, 348 का था। 23-24 में हुआ ना कन्वर्जन। हाँ सर, बराबर है। उसके बाद इन्होंने जब बेचा है, कब बेचा है, 25-26 में बेचा है। तो ऐसे केसेस में सर आप 348 के बीच कन्वर्जन वाले साल का इंडेक्स लोगे, ये अमाउंट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आया, ये टोटल गेन है। अभी आपका स्टॉक इन ट्रेड जो है 15 में से 10 ही बिका है, यानी कि 10:15, तब 10/15 ही बिका है, सॉरी सॉरी, 10, 15 में से 10 ही बिका है, 10:15 बराबर। तो 10/15 करूंगा, राइट। तो यहाँ पे मेरे को मेरा प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन टैक्सेबल भी उतना ही करना है। ये अमाउंट को मैं 2/3 में मल्टीप्लाई करूंगा, ये मेरा टैक्सेबल अमाउंट है। अब यहाँ से मैं 54 EC का अमाउंट का एग्जामेशन क्लेम का पैसा इन्वेस्ट करा, जितना मेरा गेन अमाउंट है, या 50 लाख रुपए, विच एवरेज लेस, तो 50 लाख आएगा लेस में। ठीक है, अमाउंट माइनस करो, लॉन्ग टर्म, राइट। यहाँ पे मैंने नीचे सारे के सारे पॉइंट्स आपको डिटेल में दे रखे हैं, नोट्स। अब आप क्या करोगे, अब आप आओगे मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 2, मास्टर क्वेश्चन 2 पे, जो कि मेरे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, आओ मैं आपको क्वेश्चन बैंक से कराता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने सारी मार्किंग्स कर रखी। आओ, यहाँ क्या बोल रहा हूँ मैं आपको। आदित्य नाम का एक बंदा है जो कि एक सोल प्रोपराइटर है, ठीक है, उसके पास स्टार स्टोर्स नाम का उसका धंधा है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, उसके पास 2 यूनिट है। ठीक है, उसके पास 2 यूनिट, एक सेकेंड रुक, चल क्यों नहीं। हम्म, देखो, स्टार स्टोर्स का प्रोपराइटर है, 2 यूनिट है। 1 अप्रैल 2025 को उसने यूनिट 2 को ट्रांसफर कर दिया, जो उसने चालू करा था 5-6 में। और कब ट्रांसफर करा है, 25-26 में, मतलब मोर देन 36 मंथ्स होल्ड करा है, लॉन्ग टर्म होगा। स्लम सेल के थ्रू करा है, टोटल कंसिडरेशन जो है वो 18 लाख का है, मतलब सामने वाले से 18 लाख रुपए मिले, ये हो गया आपका FMV 2। प्रोफेशनल फीस और ब्रोकरेज पेड 78,000। ट्रांसफर एक्सपेंस 31 मार्च 2025 की बैलेंस शीट दे रखी है। लाइबिलिटी दिया, एसेट दिया। ठीक है, मेरे को यूनिट 1 का कोई काम नहीं, टोटल वैल्यूज़ का कोई काम नहीं, काटूंगा। और यहाँ पे जो मेरी लाइबिलिटी का कॉलम दिया है, वहाँ पे मेरे को कैपिटल का और शेयर कैपिटल का और रिजर्व एंड सरप्लस का कोई काम नहीं, उसको भी काट दिया। लैंड दिया है,
7.5 लाख का, फर्नीचर दिया है 5 लाख का, डेटर्स और पेटेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है सर। और यहाँ पे लाइबिलिटी दी है। अब यहाँ देखो इन्होंने क्या किया, बैंक लोन में बोला 70% फॉर यूनिट 1, और ये ट्रेड क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड लोन में 20 और 30% ऑफ यूनिट 2। अभी तो साले ऊपर भी यूनिट 2 ही बोलना था ना, ठीक है कोई नहीं, यूनिट 2 का 30% हो गया, राइट। लैंड ऑफ यूनिट 2 वॉज परचेज एज 5 लाख इन 2005 एंड रीवैल्यूड एट 7.5 लाख। ऊपर 7.5 लाख का फिगर रीवैल्यूड अमाउंट, तो रिवैल्यूएशन इम्पैक्ट हटाना है तो हम 5 लाख का वैल्यू कंसिडर करेंगे। नो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज कंसिडर्ड परफेक्ट सर। पेटेंट्स जो है ये एक्वायर करे थे आपने 1 दिसंबर 2023 को, बट इस पर आपने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड ही नहीं करा। अरे मेरे भाई, तो ये जो 7,25,000 के पेटेंट्स हैं 23 में खरीदे हुए, वहाँ 23-24 का डिप्रिसिएशन माइनस करो, 24-25 का माइनस करो, 25-26 का मत करना क्योंकि उस साल में तो बिक रहा है। 23-24 में जब माइनस करोगे तो आधे रेट से करना, क्योंकि आपने 1 दिसंबर 2023 को यूज़ करने लगाया था, पुट टू यूज़ किया था, विच इज़ लेस देन 180 डेज। 7.25 लाख माइनस पेटेंट्स पे 25% का रेट बनता है, तो यहाँ 12.5 होगा, और फिर अगले साल में -25 WDV। फर्नीचर ऑफ यूनिट 2 5 लाख में खरीदा था 1 दिसंबर 2024 का, बट इस पर भी डेप्रिसिएशन, तो 24-25 का डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा हाफ रेट से। 10% की रेट बनती है, बट हम 5% पुट टू यूज फॉर लेस देन 180। और FMV ऑफ द कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड बाय स्लम सेल जो है वो 18,10,000 की आपकी FMV बने, इसमें और इसमें जो हायर है दैट इज योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, वो होगा 18,10,000। 78,000 का ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस किया, कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करो। देखो सर, लैंड को लो बिना रीवैल्यूड इम्पैक्ट के, डेटर्स को लो इतने, फर्नीचर को और पेटेंट का जब आप WDV निकालोगे ये वैल्यू आएगा, लाइबिलिटीज़ को बुक वैल्यू पे उठा लो, जो भी दिया है परसेंटेज आपका नेटवर्थ हो गया। करो हाँ या ना। आ जाओ तीसरे मास्टर क्वेश्चन पे। तीसरा मास्टर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो भाई, तीसरे वाले को भी मैं अच्छे करा। शगुन, डिटरमाइन कैपिटल गेन और लॉस ऑन द ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, ठीक है। STD पेड बोथ एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड ट्रांसफर, एंड यूनिट्स ऑफ इक्विटी यूनिटेड म्यूचुअल फंड जो है STD पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स फॉर AY 26-27, एंड टैक्स भी बताना है इफ एनी पेबल देयर ऑन, ठीक है सर। इन द फॉलोइंग केसेस अज्यूमिंग दैट दीज आर ओनली ट्रांजैक्शंस कवर्ड अंडर 112A ड्यूरिंग 25-26, ठीक है सर, जम जाएगा। क्लियर। शगुन नाम की इंसान है, उसने 300 शेयर्स खरीदे हैं ए लिमिटेड, लिमिटेड बोला मतलब लिस्टेड कंपनी, ठीक है। 20 मई 2017 को, मतलब सर 1 फरवरी 2018 के पहले खरीदा है, हाँ जी सर। एंड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया था, खरीदा था 400 रुपये में और बेचा है 31 मई 2025 को 1200। बेचा आपने 1 अप्रैल 2018 के बाद, खरीदा 1 फरवरी 2018 के पहले था। यहाँ का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थोड़ा सा अलग तरीके से है। FVOC तो आपकी 1200 रुपये की रहेगी। अब यहाँ पे आपको 31 जनवरी 2018 के दिन के ट्रेडिंग प्राइसेस, वो तो हाईएस्ट वाले से मतलब है 700 रुपये से। हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, हायर ऑफ A एंड B। ए में आएगा अपना एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 400 रुपये, बी में आएगा लोअर ऑफ FMV ऑन 31 जनवरी 2018 700, एंड सेल वैल्यू 1200। क्या होगा लोअर सर, 700 होगा। 700 और 400 में से हायर क्या होगा सर, 700 होगा। 700 मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 1200 से माइनस करो, मल्टीप्लाई 300 शेयर से करो, ₹1,00,000 का गेन। जमा क्या भाई, देखो राज नाम का इंसान है, 200 यूनिट खरीदा है इक्विटी ओरिएंटेड फंड के, फंड ए 1 फरवरी 2017 को 550 रुपये में। यूनिट्स वर नॉट लिस्टेड एट द टाइम ऑफ परचेज, बट सब्सिक्वेंटली उसको 1 जनवरी को लिस्ट कर दिया, ठीक है। और 31 जनवरी 2018 को उसका आपको हाईएस्ट लोएस्ट और एवरेज ट्रेडिंग प्राइस दिया है, हमारे लिए काम का है हाईएस्ट, ठीक है। 3 अप्रैल 2025 को राज ने पूरे के पूरे यूनिट्स को 900 रुपये में बेच दिया, तो 900 रुपये मेरे लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया, बराबर है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा सर, जितने में खरीदा 550, या फिर FMV और सेल वैल्यू विच एवर इज लोअर, क्या होगा सर, लोअर 750 है। 750 और 550 में से हायर क्या है सर, 750 है। 750 आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 900 आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मल्टीप्लाई 200 यूनिट, 30,000 का आपका गेन। क्लियर है। अब ये आपका टैक्सेबल कहाँ होगा सर, ये टैक्सेबल होगा 112A में, 30,000। सर ओवर एंड अबव मतलब 1.25 लाख के गेन तक तो टैक्स ही नहीं लगता, तो यहाँ पे कोई टैक्स नहीं है।
ए वाले में 25,000 रुपये पे आपको 12.5% की रेट से टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है सर। और एक पॉइंट था आपका ये वाला, ये सुनो। आपने 1,000 यूनिट्स खरीदे थे एबी म्यूचुअल फंड के 20 मई 2025 को 50 रुपये के भाव पे। ठीक है। एबी म्यूचुअल फंड एक इक्विटी ओरिएंटेड फंड था। द यूनिट्स वर एक्वायर्ड बाय नवीन ऑन 10 मार्च 2017, मतलब 1 फरवरी 2018 के पहले 10 रुपये में खरीदे थे। एसटीडी वॉज पेड ओनली एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इक्विटी शेयर्स के केस में दोनों टाइम पे होना चाहिए लिस्टेड इक्विटी। 31 जनवरी 2018 को द नेट एसेट वैल्यू ऑफ द यूनिट्स वॉज 55 पर यूनिट। एंड ये जो है कि लिस्टेड नहीं थे 31 जनवरी 2018 को, म्यूचुअल फंड लिस्टेड नहीं था। कोई दिक्कत की बात नहीं सर, हम एनएवी कंसिडर कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंसिडरेशन 10 रुपये, और एफएमवी 55, और सेल वैल्यू 50, विच एवर इज लोअर। 55 में से तो लोअर 50 है, तो 50 और 10 कंसिडर करना पड़ेगा, हायर 50 है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरा 50 का। सर जी मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन भी 50 की, मतलब मेरा कैपिटल गेन अमाउंट शून्य आएगा, शून्य। अरे यस और नो, जमा क्या भाई। आप एक बार ये मास्टर क्वेश्चन की शीट से सोल्यूशन देख लेना, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। दो और क्वेश्चन एंड देन कहानी ओवर। देखो सर क्या बोल रहा है। आर्यन नाम इसका भी है ना अपने पास, ये क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ द क्वेश्चन बैंक पे आ जाइए सर। ये देखिए, आर्यन नाम का बंदा है ये सर, रेसिडेंट है, 58 साल का है, अनलिस्टेड शेयर्स बेच रहा है प्राइवेट सेक्टर कंपनी में मई 17 2025 को 10 लाख रुपए के। 10 लाख में बेचा तो मतलब 10 लाख आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गई। शेयर्स वर बॉट ऑन 1 अगस्त 2012 और 2 लाख। ठीक है सर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया। 2,000 रुपये का ब्रोकरेज पे करा, ट्रांसफर एक्सपेंस हो गया, बहुत ही परफेक्ट। सर आपने बेचा कब है सर, आपने बेचा है 23 जुलाई 2024 के बाद में, तो इंडेक्सेशन तो मिलने से रहा। ठीक है ना, परफेक्ट। तो नेट सेल्स कंसिडरेशन 10 लाख में से 2,000 गए 998, 2 लाख में खरीदा था 7,98,000 का आपका तो गेन। आगे सुनो। आर्यन ने 5 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में 15 जुलाई को 2026 में, 15 जून 2026 में, बिफोर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर EY 26। क्या करा, ठीक है, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डाल दिया, लॉन्ग टर्म नेचर का कैपिटल एसेट बेचा था इसने, बराबर है सर। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी लॉन्ग टर्म नेचर का कैपिटल एसेट बेचते हो अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और पैसा इन्वेस्ट करते हो सर कहाँ पे, या तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हो या कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल देते हो, तो 54F में आप एग्जामेशन क्लेम कर सकते हो, बराबर। कैसे करोगे, अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट सेल्स कंसिडरेशन मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल गेन। ये देखो सर, अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट सेल्स कंसिडरेशन मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल गेन, 399,800 का आपका एग्जामेशन अमाउंट आ गया, बराबर, परफेक्ट। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल सकते हो। लेकिन सर आगे क्या बोल रहा है सवाल, 30 अप्रैल 2027 को जो है ही विड्रॉ 7.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए एंड रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदता है दिल्ली में मई 1 2027 को 4.5 लाख रुपए। परफेक्ट है सर। टैक्स ट्रीटमेंट बताओ ऑफ द अनयूटिलाइज्ड अमाउंट। अनयूटिलाइज्ड अमाउंट का क्या होगा, 50,000 जो अनयूटिलाइज रहेगा कैपिटल गेन अकाउंट्स की। भाई साहब 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी। सर आपने ट्रांसफर कब करा था, हमने ट्रांसफर करा था 17 मई 2025 को, है ना। तो आपका 16 मई 2028, ठीक है, 16 मई 2028 इज द डेट। उसके पहले पहले अगर आपने यूटिलाइज नहीं करा हो 50,000 रुपये, ठीक है, तो फिर टैक्सेबिलिटी आएगी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट की द ईयर ऑफ एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका जो 50,000 रुपये है वो पूरा टैक्सेबल नहीं होगा, प्रपोर्शनेट बेसिस पे हो। डिवाइड करो नेट सेल्स कंसिडरेशन मल्टीप्लाई करो कैपिटल गेन, तो अमाउंट आएगा दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एट द एक्सपायरी ऑफ द 3 ईयर पीरियड। क्लियर है बॉस। एक क्वेश्चन था, ये भी मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, कराना चाहिए। आ जाओ लास्ट मास्टर क्वेश्चन पे, भाई धमाकेदार क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देना थोड़ा। देखो भाई ऐसा है कि शिव नाम का बंदा है, ठीक है, उसने क्या करा, परचेज करा एक हाउस प्रॉपर्टी को 15 फरवरी 2017 1979 में, ठीक है, 3,24,000 रुपीज़ में। ही ऑल्सो पेड स्टैम्प ड्यूटी ऑफ द रेट एट द रेट 10% ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1,50,000। तो आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया ना, वो हो गया 3,24,000 प्लस 35,000 का स्टैम्प ड्यूटी, 3,50,000। ठीक है, आगे सुनो। अप्रैल 2008 में शिवा एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मोहन फॉर द सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी फॉर 14,35,000 एंड रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 1,11,000 एज एडवांस। 1 अप्रैल 2014 के पहले एडवांस रिसीव। सेल कंसिडरेशन डिड नॉट मटेरियलाइज
शिवा फॉरफिटेड द एडवांस। ये जो पैसा है ना, तो पता है क्या करना पड़ेगा? जो पैसा है उसको आपको माइनस करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ। ठीक है सर, कर लेंगे। मई 2015 में अगेन एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट फॉर द सेड हाउस। 30,50,000 रुपये में दीपिका के साथ 1,51,000 का एडवांस रिसीव कर लिया। मिसेस दीपिका डिड नॉट पे द बैलेंस अमाउंट फॉरफिटेड द एडवांस। फिर से गई भैंस पानी में। लेकिन ये जो 1,51,000 रुपये हैं, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस नहीं होंगे, ये साल 2015-16 में आपके अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो। परफेक्ट। अगस्त 2015 में शिवा ने फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट करा, कंसिडरिंग अ कॉस्ट इंक्रिंग अ कॉस्ट ऑफ 3,90,000। ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ इम्प्रूव। ठीक है सर, परफेक्ट। 15 नवंबर 2025 को शिवा एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट विद मिस्टर मनीष फॉर द सेल ऑफ सच हाउस फॉर 88,50,000। ये हो गया आपका डेट ऑफ अग्रीमेंट। ये आपकी डेट ऑफ अग्रीमेंट हो गई। ठीक है सर। और ये जो वैल्यू है ये आपका एक्चुअल कंसिडरेशन का, कि इतने में आपने बेचने का फिर एक्चुअल सेल प्राइस हो गया। ठीक है। एक 1.5 लाख रुपए का एडवांस भी रिसीव करा अकाउंट पे ही चेक से। ओ हो मतलब आगे चल के स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आप डेट ऑफ अग्रीमेंट की कंसिडर करना। ठीक है। मनीष पेड द बैलेंस सम एंड शिवा ट्रांसफर्ड द हाउस टू मनीष ऑन February 2020 Feb 20 2026 and Shiva also paid a brokerage of 1% of the sale consideration to the broker. This is your transfer expense. आगे 1 अप्रैल 2001 को FMV ऑफ द हाउस जो है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होना चाहिए, नहीं बराबर, FMV ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी 11,85,000 है एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द हाउस वॉज 10,70,000। जो कोई भी एसेट को आप 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदते हो तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है? FMV एज ऑन 1 अप्रैल 2001 और एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर, बट वो हाउस प्रॉपर्टी इतने लैंड एंड बिल्डिंग के केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी जाहिर सी बात है सर, 3,59,000 में जो आपने आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसका FMV 1 अप्रैल 2001 को 11,85,000 है। हायर तो 11,85,000 है, बट इट कैनॉट एक्सीड योर 10,70,000 का कॉस्ट। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ओके सर। वैल्यूएशन एज पर द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन अथॉरिटी ऑन 15 नवंबर वाज 99 एंड 20 फरवरी वाले अमाउंट को आप काट दो क्योंकि ये कोई काम का नहीं। तो हमारा ये वैल्यू जो है 99 लाख का, ठीक है, इसको हम कंसिडर करें। अब मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो आएगा ना वो 99 लाख ही आएगा। तो सर सिंस 99 lakhs is greater than 110% of actual consideration of 8.5 लाख। जमा क्या बॉस? ठीक है। आगे फर्दर इन्वेस्टेड 20 लाख इन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली इन द नेम ऑफ हिज मदर ऑन 23 फरवरी। आपने एक लॉन्ग टर्म नेचर का रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचा और एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में पैसा लगा दिया विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। भाई बिल्कुल बनता है एग्जामेशन लेना, मम्मी के नाम पे लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। 54 वाले सेक्शन में एग्जामेशन। 5 लाख रुपए NHI में इन्वेस्ट करें 31 मार्च 2026 को और 7 लाख रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन में 15 जून 2026 को। बेचा कब था सर? डेट ऑफ रजिस्ट्री कब की थी सर? देखो आपका जो ये अग्रीमेंट डेट है ना, सॉरी कब से जाएगा ये, इज नॉट विद इन द टाइम लिमिट ऑफ 6। ये जो 15 जून को आप बेच रहे हो ना, दिस इज नॉट विद इन द टाइम। इसको जून नहीं, इसको 9 करो, इसको 9 करो, 15 सितंबर कर दो। तो ये आप 6 महीने के अंदर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस सर जी विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्री आपने नहीं किया ना, तो ऐसे केसेस में ये वाला 7 लाख तो एलिजिबल नहीं होगा एग्जाम। 5 लाख हो जाएगा 54 इसी के लिए और ये 20 लाख हो जाएगा आपका 54 के लिए। ठीक है। कंप्यूट करना है आपको कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ शिवा, टैक्स लाइबिलिटी भी कंप्यूट करके बतानी है। ठीक है। अज्यूमिंग बेसिक एग्जामिशन लिमिट हैज़ बीन फुल्ली एग्जॉस्टेड। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, हाउस रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग है, खरीदा 23 जुलाई 2024 के पहले था, बेच बाद में रहे हो। टैक्स कंप्यूट करते वक्त आपको इंडेक्सेशन का फायदा। गेन कंप्यूट करते वक्त तो चीज़ें बहुत सिंपल है, एक्चुअल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में से हायर क्या है 90। यहाँ पे आपको बड़बड़ करके बताना है कि आप 99 लाख वाला स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्यों कंसिडर कर। ठीक है, परफेक्ट। और वो 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन से ज़्यादा है, तो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 99 लाख आएगा। फिर मेरा जो एक्चुअल सेल प्राइस था उसका 1% का ब्रोकरेज मैंने पे करा, ट्रांसफर एक्सपेंस, ये मेरा नेट सेल्स कंसिडरेशन आया, परफेक्ट। माइनस करूँगा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10,70,000 था,
बट 1,11,000 का एडवांस खर्चा माइनस करना था। देखो 10,70,000 के 10,70,000 और 3,59,000 में से जो जो भी हायर होगा 10,70,000 होगा। पर ये हम कंसिडर नहीं करेंगे 11,85,000, क्योंकि हमको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ऊपर नहीं जाना। एडवांस फॉर फीचर को हम माइनस करेंगे 1,11,000, 9,59,000 हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये अमाउंट माइनस करो, ये आपका गेन आएगा। 30 लाख का आपका एग्जामेशन अंडर 54 इसी में 5 लाख, 7 लाख विद इन 6 मंथ नहीं किए तो नहीं मिलेगा। 10 लाख माइनस किया, दिस इज योर गेन। फिर टैक्स 12.5% की रेट से इतना आ रहा है। अब टैक्स भी कंप्यूट करना था तो विद इंडेक्सेशन भी करके देख लेते हैं। देखो सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में नेट सेल्स कंसिडरेशन सेम रहेगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चेंज हो जाएगा। बेस इंडेक्स लो 2001-2 का, ठीक है, 2001 का 100 मल्टीप्लाई करो फ्रॉम द ईयर ऑफ ट्रांसफर 363 से, ठीक है। और यहाँ पे भी आप उसको 254 जिस साल में खरीदा इंप्रूवमेंट किया था उससे, और मल्टीप्लाई कर दो जिस साल में आप बेच रहे हो। यहाँ पे ना ये 376 होना, दोनों भी 376, अकॉर्डिंगली आपके ये वाले अमाउंट चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इतना सा आप चेंज कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपका गेन आएगा, गेन में से 25 लाख का एग्जामेशन अमाउंट माइनस करो, ठीक है। अकॉर्डिंगली आपका टैक्स का फिगर भी चेंज हो जाएगा, फाइनल गेन और टैक्स का फिगर। बट ये टैक्स आएगा आपका 20% की रेट से, ठीक है। जो भी आपको बेनिफिशियल लगे ऑप्शन, आप वो ऑप्शन चूज करके बता सकते हो कि दैट ऑप्शन इज मोर बेनिफिशियल फॉर अस। समझ में आएगा सर? एग्जैक्टली 90 मिनट्स एंड आपको मैंने पूरा का पूरा कैपिटल गेन का चैप्टर अलॉन्ग विद 5 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मास्टर क्वेश्चंस कवर करवा दिया है, राइट। आई होप आपको ये वीडियो से हेल्प हुई होगी। ये कैपिटल गेन का पूरा चैप्टर अच्छे से आपने रिवाइज कर लिया होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। करना क्या है सर, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप नए हो चैनल पे तो, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा, वहाँ से जाके आप नोट्स एक्सेस कर सकते हो अलॉन्ग विद द मास्टर क्वेश्चन, राइट सर। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। एंड टैक्स का बिल्कुल टेंशन मत लेना बिकॉज मैं हूँ ना।